वॉलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 81 से 90। लेलिन की निगाहें दूर की ओर लग रही थीं, मानो उसमें से ज्ञान की चिंगारियां निकल रही हों। उच्च स्तर के मागी के लिए ऐसी परिस्थितियों में जब वे आगे बढ़ने में असमर्थ हैं, उनकी एकमात्र चिंता अपने परिवार और गुटों की सुरक्षा और समृद्धि है। इसके लिए उन्होंने जादूगर बनने की जानकारी पर एकाधिकार कर लिया, भटकते जादूगरों को अलग थलग कर दिया और उनकी प्रगति को रोक दिया। इसके अलावा अकादमी ने भी किसी अनुयायी को स्तर 3 के अनुयायी में आगे बढ़ने के लिए दी जाने वाली जानकारी को सख्ती से विनियमित किया है। उद्धरण चिन्ह। लेलिन, जो दूसरी दुनिया से आया था, स्वाभाविक रूप से जानकारी को गुप्त रखने के इन तरीकों को समझ गया। हालांकि उन उच्च और शक्तिशाली मैगी की तुलना में लेलिन वर्तमान में एक चींटी मात्र था। यदि वह इसे देख भी लेता तो भी उसके पास इसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं होता। आखिरकार लेलिन केवल स्तर 3 का अनुयायी था और आधिकारिक मैगस भी नहीं था। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में रैंक 1 मैगस तक उन्नति के अनुभव के संबंध में निश्चित रूप से जानकारी है, लेकिन मुझे डर है कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं आसानी से प्राप्त कर सकूं। यह अफसोस की बात है, लेकिन ये सबसे संभावित स्थिति है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं। लेलिन दूर से गिरती बारिश की बूंदों को देखता हुआ गहरे विचारों में डूब गया। स्तर 3 के अनुयायी बनने के कष्टदायक अनुभव के बाद लेलिन इस घटना से काफी आहत था। पूरी तैयारी करने और पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने से पहले वह निश्चित रूप से किसी आधिकारिक जादूगर के रूप में काम करने का साहस नहीं करेगा। जादूगरों के लिए एक अनुचर से आधिकारिक जादूगर बनने का कदम सबसे महत्वपूर्ण कदम था और इसमें कोई गलती नहीं की जा सकती थी। हालांकि लेलिन को इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके अलावा इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए वह केवल एक आधिकारिक जादूगर से इसे जब्त करने की योजना बना सकता था। हालांकि आधिकारिक मैगी की ताकत स्तर 3 के अनुयायी से कहीं अधिक थी। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि आधिकारिक मैगी के चारों ओर रक्षात्मक बल क्षेत्र था, जिसका पता एआई चिप ने लगाया था। लेलिन के पास अब भी इसे तोड़ने का कोई साधन नहीं था। एक आधिकारिक मैगस से प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कठिनाई बहुत पहले ही लेलिन की सीमाओं को पार कर चुकी थी। केवल यदि लेलिन क्रोधित होता तो ही वह इस कार्य को आगे बढ़ाता। जहां तक लेलिन को पता था, प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना सबसे उपयुक्त तरीका था। क्रॉफ्ट ने पहले जो खबर दी थी उसके अनुसार, हालांकि इस समय ये काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह इन संसाधनों और सूचनाओं को प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका भी है। लेलिन ने बाहर भयंकर तूफान को देखा और अचानक उसका दिल मजबूत हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन को बहुत महत्व देता था, परंतु इस परिस्थिति में जब उसका मार्ग अंधकार में प्रतीत हो रहा था, वह साहस जुटाकर जुआ खेलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इस समय वह आधिकारिक मैगस बनने के लिए उपयुक्त आयु में थे। एक बार यदि वह यह अवसर चूक गया तो भले ही भविष्य में उसे संसाधन और जानकारी प्राप्त हो जाए, लेकिन यह असंभव होगा कि उसका वृद्ध शरीर रैंक 1 मैगस बनने तक उसका साथ दे सके। इसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि उनमें आत्मविश्वास नहीं था। कम से कम उसकी अपनी परिकल्पना और एआई चिप के सिमुलेशन के अनुसार कम से कम 90% संभावना थी कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी को उससे किसी प्रकार का खतरनाक मिशन पूरा करने की आवश्यकता थी और इसलिए उसे बलि नहीं दी जाएगी। यह उसके लिए जुआ खेलने के लिए पर्याप्त था। मैं इस बार जुआ खेलूंगा। यदि मैं पूर्ण शिखर पर चढ़ने में तथा भोर की किरणों की चमक को देखने में असमर्थ हूं, तो मुझे कीचड़ बनकर धरती में पूरी तरह धंस जाने दो तथा सड़ने दो। जब वह अपने सामने हो रहे तूफान को गौर से देख रहा था तो उसकी आंखें चमक उठीं। ... 3 दिन बाद एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के बाहरी क्षेत्र में। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के आसपास के आधे से अधिक जंगल पहले ही नष्ट हो चुके थे। जमीन गड्ढों और गड्ढों से भरी हुई थी। कुछ ही दूरी पर जमीन के कुछ हिस्से सफेद रंग के थे और उसके ऊपर कुछ मलबा और राख थी। इनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी को किस प्रकार के कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ा होगा। वास्तव में इसकी स्थिति ऐसी हो गई थी। लेलिन बड़े घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने पहले ही अकादमी छोड़ने का अटल निर्णय ले लिया था। यह इतना बड़ा युद्ध था कि इसने एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के आसपास के भूगोल का आधा हिस्सा भी बर्बाद कर दिया था। यदि लेलिन यहां रहता तो उसे अपनी जान की सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं था। रास्ते पर चलते हुए और 1 दर्जन मिनट तक आगे बढ़ने पर लेलिन की आंखों के सामने एक विशाल कब्रिस्तान दिखाई दिया। यह एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का भूमिगत प्रवेश द्वार था, जो एक विशाल ग्रेनाइट कब्रिस्तान था। हालांकि इस समय आधी कब्रें टूट चुकी हैं और कई कब्रें भी खोद दी गई हैं, जिससे अंदर के अंधेरे रास्ते उजागर हो रहे हैं। आसपास की पत्थर की दीवारों और मिट्टी पर कई जादू टोने के दुरुपयोग के संकेत दिखाई दे रहे थे। लेलिन की आंखों के सामने एआई चिप का अलर्ट लगातार बज रहा था, जिससे इन मंत्रों के कुछ अंशों से निकलने वाले अत्यधिक उच्च विकिरण का पता चल रहा था। यहां स्थित प्रत्येक छोटा मकबरा वास्तव में एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के प्रत्येक प्रोफेसर के लिए एक निजी मार्ग था और अब सभी खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी को निश्चित रूप से एक भयावह नुकसान होगा, फिर भी इस दयनीय दृश्य ने लेलिन को ठंडी हवा का एक घूंट अंदर लेने पर मजबूर कर दिया।
तारांकन टकराना। तारांकन। लेलिन ने लापरवाही से फर्श पर एक पत्थर मारा और कब्रिस्तान के सबसे मध्य क्षेत्र की ओर चला गया, जहां एक विशाल कब्र का पत्थर बना हुआ था जो कि एक महल जैसा दिखता था। यह एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का विशाल प्रवेश द्वार था और सभी अनुचरों के लिए सामान्य मार्ग था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महल की सतह दरारों से भरी हुई थी तथा सबसे ऊपरी भाग का कुछ भाग टूट चुका था। जो कुछ बचा था वह डगमगा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह ढहने के कगार पर है। ऐसा दृश्य देखकर लेलिन कुछ चिंतित हो गया। उसे लगा कि अगर वह अपनी उंगली बाहर निकालकर उसमें छेद करेगा तो ये कब्र का किला ढह जाएगा। रुको, बाहरी, यदि तुम कोई सबूत नहीं दिखा पाए तो मैं तुम्हें खून की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। बड़े प्रवेश द्वार के पास स्थित दो पत्थर की मूर्तियां पूरी तरह नष्ट हो गईं। पहले वाले पंख वाले केंचुआ और दो सिर वाले कुत्ते अब गायब हो गए थे। ठीक जब लेलिन अंदर जाना चाहता था, एक धातु जैसी आवाज सुनाई दी। उस आवाज के साथ राख से भरे महल के शिखर से एक बड़ी छाया तीव्र गति से नीचे उतरी। ये काली आकृति एक औसत मानव से 2 सिर अधिक ऊंची थी तथा इसके हाथ बहुत लंबे थे जो जमीन तक फैले हुए थे। यद्यपि महल की कब्र का पत्थर दरारों से भरा हुआ था, फिर भी यह काली आकृति चाहे जितनी भी चढ़ जाए, महल 1 इंच भी नहीं डगमगाया। जाहिर है, एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का निर्माण उतना कमजोर नहीं था जितना सतह पर दिख रहा था। तारांकन टकराना। तारांकन काली आकृति उछली और जमीन पर एक बड़ी छाया फैल गई जिसने लेलिन को पूरी तरह से घेर लिया। तारांकन धप। तारांकन काली आकृति जमीन पर धक्के मार रही थी जिससे धूल की एक परत ऊपर उठ रही थी। लेलिन ने आंखें सिकुड़ी और अंततः उसे काली आकृति दिखाई दी। यह एक विशाल वानर जैसा प्राणी था। उसका पूरा शरीर ग्रेनाइट से ढका हुआ था और उसके दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए थे। बीप। उच्च ऊर्जा स्तर वाले एक प्राणी का पता लगाया गया है। अब डेटाबेस से तुलना करें। ग्रेनाइट ऐप के रूप में निर्धारित। एआई चिप की आवाज गूंज उठी। ग्रेनाइट ऐप मैगस विश्व का एक प्राणी था जिसकी युद्ध शक्ति आधिकारिक मैगस के बराबर थी। मुझे आपके शरीर पर मौजूद सबूत की वस्तु से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों का आभास हो रहा है, इसे बाहर निकालो। ग्रेनाइट ऐप ने लेलिन को देखा और अपनी बड़ी थूथन से उसे सूंघा। जैसे ही बंदर निकट आया, अत्यंत घनी और सड़ांध भरी दुर्गंध फैल गई। लेलिन को भौहें सिकोड़ने की आवश्यकता को सहन करने के लिए बहुत ताकत जुटानी पड़ी। सबूत की वस्तु। लेलिन ने कुछ देर सोचा, फिर जल्दी से अपनी बोरी से लाल धातु का कार्ड निकाला जो उसने मिशन शुरू करते समय प्राप्त किया था। तो ये था। ग्रेनाइट ऐप ने धातु का कार्ड लिया और उसे एक ही घूंट में निगल लिया, मानो कोई स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा हो। यहां तक कि उसने इसका स्वाद लेने के लिए अपनी आंखें भी बंद कर लीं। यह एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का एक अनुयायी है जिसने पहले एक बाहरी मिशन पर काम किया था, वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। टिफनी ट्रंप के अनुचित पहनावे ने गंभीरता से सीमा पार कर दी। हॉलमार्क स्टार लेसी चैबर्ट के बारे में दुखद विवरण बहुत दुखद हैं। 1 दर्जन सेकंड के बाद ग्रेनाइट ऐप ने अपनी बड़ी आंखें खोलीं और लेलिन से कहा, बच्चा, अंदर आओ। कृपया मेरा प्रसाद स्वीकार करें। लेलिन ने सोचा और ग्रेनाइट ऐप के सामने झुककर केले जैसे फलों का एक गुच्छा उठाया और उसे जमीन पर रख दिया। हाथी मोटे केले। बुरा नहीं, बुरा नहीं। बड़े बंदर ने अपना सिर हिलाया और गुच्छे में से एक फल उठाकर छील लिया और फिर उसे अपने मुंह में डाल लिया, मानो वह इंतजार नहीं कर सकता था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि पहले वाले 2 अभिभावकों का क्या हुआ? ग्रेनाइट ऐप को आनंद लेते देख लेलिन ने सावधानी से पूछा। वे मर चुके हैं, बड़े वानर ने संक्षिप्त उत्तर दिया और लेलिन चुपचाप हौंफने लगा। ये वह बात थी जिसका अनुमान उसने बहुत पहले से लगाया था। ये दोनों मूर्तियां स्पष्टतः अकादमी की प्रथम सुरक्षा पंक्ति थीं। हमला होने के बाद वे आसानी से सबसे पहले नष्ट हो जाएंगे। एक और बार झुकने के बाद लेलिन एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के प्रवेश द्वार से अंदर दाखिल हुआ। नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों की मंद रोशनी वैसी ही थी जैसी पहले थी जब लेलिन अकादमी से निकला था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से, जो शायद ये तथ्य था कि वह अब एक अधिक आध्यात्मिक शक्ति वाला स्तर 3 अनुयायी था, लेलिन ने पाया कि दीवारों और पत्थरों पर कुछ निशान थे जिनमें खून के कुछ निशान भी थे। यहां तक कि कुछ मृत आत्माओं की हल्की चीखें भी थीं जो लेलिन के कानों तक पहुंची। लेलिन, जिसने आत्मिक शरीरों पर भारी मात्रा में प्रयोग किए थे, वह कभी भी इन आवाजों को किसी और चीज के लिए गलत नहीं समझेगा। रास्ते में उसने देखा कि वह सामान्य से बहुत कम अनुयायियों से मिला था। लेलिन ने अनुमान लगाया कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में उसकी मूल क्षमता का आधा भी नहीं बचा है। यहां तक कि ट्रेडिंग पोस्ट और मिशन एरिया के हॉटस्पॉट भी लोगों से रहित लग रहे थे। मिशन डेस्क काउंटर पर लेलिन ने क्रिस्टल बॉल में रिकॉर्ड और ग्रेट स्नैक मैन के स्ट्रे के तराजू का एक टुकड़ा सौंप दिया। मैं यहां एक मिशन पूरा करने आया हूं। ठीक है, कृपया रुकें। काउंटर पर कर्मचारी भी बदल गए थे। यह एक झाया वाली लड़की थी जो केवल लेवल 2 की अनुचर लग रही थी। जब वह प्रतीक्षा कर रहा था, लेलिन बहुत ऊब गया था और उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा। यद्यपि मिशन क्षेत्र में लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी, फिर भी मिशनों की संख्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। इसके अलावा उनमें से कई को पहले की तुलना में पुरस्कार राशि में वृद्धि भी की गई थी। लेलिन के अनुमान के अनुसार यद्यपि इन मिशनों की कठिनाई वही रही, तथापि पुरस्कार राशि बढ़कर मूल राशि से 2 गुनी हो गई। यह एक असामान्य दृश्य था जिसे देखकर लेलिन की आंखें चमक उठीं। लेलिन के पीछे से एक धीमी लेकिन कर्कश आवाज सुनाई दी।
लेलिन ने पलटकर देखा तो एक सूजी हुई आकृति काले घूंघट में लिपटी हुई थी। इसके अलावा मवाद की बदबू भी फैल गई। तुम हो निस्सा। लेलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। स्वाभाविक रूप से उसे यह छवि स्पष्ट रूप से याद थी, लेकिन यदि उसे याद नहीं भी थी तो भी आई चिप ने इसे रिकॉर्ड कर लिया था। वास्तव में तुम्हें अभी भी मेरी याद है। निस्सा की आवाज में उत्साह का भाव था। उसी समय उसके शरीर से एक ऊर्जा तरंग रिसने लगी। एआई चिप के अनुसार वह वास्तव में लेवल 2 की अनुयायी थी। लेलिन के चेहरे पर नरमी छा गई। ये दुर्लभ अवसरों में से एक था जब ऐसा हुआ। उसे अभी भी वह अभागी लड़की याद थी और उसके चेहरे पर पहले जैसा दुख और दृढ़ता भी। आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। गुरिचा और डोडोरिया कैसे हैं? लेलिन मुस्कुराया। ये सुनकर काले लबादे में लिपटी निस्सा कांप उठी और उसकी आवाज उदास हो गई जब उसने कहा, वे सभी मर चुके हैं। यहाँ तक कि काली वीर बेरूत, जो लोग चेनोबिल द्वीप समूह से हमारे साथ आए थे, उनमें से आधे से अधिक लोग मारे गए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेलिन को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। हालांकि उन्होंने पहले भी कुछ जानकारी दी थी, लेकिन वह अत्यंत अस्पष्ट थी। कालीवीर और बाकी लोग इसे समझ पाएंगे या नहीं, और क्या वे इसे गंभीरता से देख पाएंगे, ये सब अनिश्चितता के विषय थे। इसके अलावा यदि उन्हें पता भी चल जाता था कि कुछ गड़बड़ है, तो वे केवल प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अनुचर होते थे, जिनमें अधिक योग्यता नहीं होती थी। ये भी कहना कठिन था कि क्या उन्हें अकादमी से भेदभावपूर्ण व्यवहार मिलेगा या नहीं और वे वहां से जा पाएंगे या नहीं। जैसा कि अपेक्षित था, निस्सा ने आगे कहा, आपसे समाचार मिलने के बाद हम कई बार एक साथ आए। हालांकि कोई अच्छे उपाय नहीं किए गए। कुछ समय बाद एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी ने पूरी अकादमी को बंद करने की घोषणा कर दी, अन्यथा मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। आधिकारिक मैगी दोनों पक्षों के बीच युद्ध की मुख्य ताकत थे। कालीवीर तथा अन्य जो स्तर 3 के भी अनुचर नहीं थे, तोप का गोला बनने के योग्य नहीं थे, इसलिए भारी क्षति की आशंका थी। लेलिन को सांत्वना देने वाले कोई शब्द नहीं सूझ रहे थे। निस्सा ने भी आगे बात नहीं की और चुप्पी छा गई। मिशन रिकॉर्ड हो गया और इसकी पुष्टि हो गई। यह आपका पुरस्कार है, कृपया जांचें और स्वीकार करें। इस समय काउंटर के पीछे से झायों वाली लड़की ने आखिरकार अपना सिर उठाया और पंख की कलम से चर्मपत्र कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखा और अंततः लेलिन को एक छोटा चमड़े का बोरा सौंप दिया। लेलिन ने बोरी का वजन किया और चमड़े की बोरी से जादुई क्रिस्टलों के बीच रगड़ने की आवाजें आने लगीं। मेरे पास अभी भी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले विदा लेता हूं, लेलिन ने निस्सा से कहा, जिससे उसके चेहरे पर एक जटिल भाव आ गया। मिशन पूरा हो गया है, अब मेंटर से मिलने का समय है। लेलिन बगीचों से होता हुआ प्रयोगशाला में पहुंचा जहां क्रॉफ्ट था। तारांकन डोंग डोंग डोंग। तारांकन। लेलिन ने दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद दरवाजा खुला और एक सुंदर लड़की बाहर आई। लड़की लेलिन से आधे सिर छोटी थी और उसके बाल सुंदर हरे थे। उसके शरीर की आकृति अत्यंत आकर्षक थी। निकटता के कारण लेलिन को उसके परफ्यूम की सुगंध भी आ सकती थी। बिक्की, इसका बहुत समय हो गया, लेलिन धीरे से बोला। तुम हो, लेलिन। हरे बालों वाली लड़की ने लेलिन को संदेह भरी नजरों से देखा, फिर खुशी से उसकी बाहों में कूद पड़ी। अपनी छाती पर मुलायम उत्साहपूर्ण प्रचुरता को महसूस करते हुए और उसकी खुशबू जो उसकी नाक में जाती थी, लेलिन मदद नहीं कर सका, लेकिन इस छोटी लड़की के परिपक्व होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। ठीक है, मैं यहाँ क्रॉफ्ट से मिलने आया हूँ। लेलिन ने काफी देर तक इंतजार किया और ये देखकर कि लड़की उसकी बाहों से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, वह केवल उसके कंधों पर थपथपाते हुए उसे मना सकता था। मेंटा अभी अंदर ही है, उसके साथ मलिन भी है। बिक्की ने अपनी लाल हो चुकी आंखों को रगड़ा और उसके नाजुक चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हारा ठीक होना वाकई बहुत अच्छी बात है। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और प्रयोगशाला में चला गया। लेलिन। मलिन ने पहले उनका अभिवादन किया। पिछले 3 वर्षों से उनके चेहरे की विशेषताओं में कोई खास बदलाव नहीं आया है, केवल उनका स्वभाव अधिक स्थिर और परिपक्व प्रतीत होता है। लेलिन को देखने के बाद उसने एक बेहद बदसूरत मुस्कान पेश की। वरिष्ठ मलिन। लेलिन ने सिर झुकाया। उन्हें पता था कि मलिन के चेहरे का एक हिस्सा पहले से ही अपूरणीय क्षति से ग्रस्त था, इसलिए उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि वे सामान्य भावों को चित्रित करने में असमर्थ थे। इसके बाद लेलिन अंदर चलता रहा। यहाँ केवल एक प्रयोग टेबल थी। ऑपरेशन टेबल पर एक सफेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने हाथों में टेस्ट ट्यूब रखी और उसकी सुनहरी आंखें लेलिन की आंखों से मिलीं। मैं आपके शरीर में शून्य पुष्प की हल्की गंध सूंघ सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे आपको वास्तव में शून्य पुष्प की पंखुड़ियां मिल गई हैं। क्रॉफ्ट कुछ देर तक लेलिन को देखता रहा, फिर मुस्कुराया। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। हाँ, लेलिन ने अपने सिर के पीछे खुजलाया, जिससे उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव प्रकट हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था। शून्य पुष्प को बहाने के रूप में उपयोग करने का निर्णय लेने के बाद वह शून्य पुष्प के लिए स्थानापन्न सामग्री तैयार कर रहा था। 99.98%। भारी मात्रा में प्रयोगों के बाद उन्होंने एक प्रकार की औषधि प्राप्त की थी जो 99.98% समानता के साथ शून्य पुष्प की गंध उत्सर्जित कर सकती थी, जिसे वह दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए अपने तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल करते थे। बेशक इस औषधि में शून्य पुष्प के समान सुगंध थी, लेकिन इसमें मूल शून्य पुष्प का कोई भी प्रभाव नहीं था। अकादमी में आने से पहले लेलिन ने विशेष रूप से अपने शरीर पर इसका कुछ छिड़काव किया था और अब ऐसा लग रहा था कि क्रॉफ्ट भी मूर्ख बन गया था।
जिसके बाद लेलिन को केवल इस बात पर जोर देना था कि शून्य फूल का प्रभाव उसके द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाए, फिर कोई भी उसके भाषण में कोई अंतराल नहीं खोज पाएगा। चाहे जो भी हो, 20 वर्ष की आयु से पहले स्तर 3 अनुयायी प्राप्त करने पर आपको अकादमी में पहले से ही मुख्य अनुयायियों में से एक माना जाएगा। केवल इतना ही कि आपको पंजीकरण के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में जाना होगा, फिर आपके विभिन्न कल्याण और स्थितियां बढ़ जाएंगी। क्रॉफ्ट ने लेलिन को लेवल 3 के अनुयायी को दिए जाने वाले कुछ लाभों और अधिकारों के बारे में बताया जो लेलिन को दिए जाएंगे। अंततः लेलिन अब और इंतजार नहीं कर सका और बोल पड़ा, प्रोफेसर, इस बार मैं आपसे उस आधिकारिक मैगस के बारे में पूछने आया हूं जिसके बारे में आपने पहले बात की थी। मैं जानता था, क्रॉफ्ट ने सिर हिलाया, जब मैंने आपको पहली बार ध्यान के बाद देखा था तभी से मैं जानता था कि आप एक जादूगर के मार्ग पर अडिग हैं। सफेद बालों वाले अधेड़ व्यक्ति ने प्रयोगशाला में कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए पहले हम बैठ जाएं। ये कहते हुए क्रॉफ्ट एक आराम कुर्सी की ओर चला गया और बैठ गया। लेलिन उसके पीछे पीछे आया। काली कुर्सी पर किसी प्राणी का चमड़ा चढ़ा हुआ था और उस पर हाथ फेरने से आरामदायक एहसास होता था। दोनों कुर्सियों के बीच एक छोटी गोल मेज थी। विकी ने 2 गर्म भाप से भरे हरे पेय पदार्थ परोसे। उसकी हरकतें आधिकारिक मानक की थीं, जैसे उसने असंख्य बार परोसने का अभ्यास किया हो, और जल्दी से पीछे हट गई। हरे जड़ फल का रस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रोफेसर अब भी यह आदत रखेंगे। लेलिन ने खुशबू सूंघी और उसकी आंखों में यादें उभर आईं। हाँ, मुझे हमेशा से इस तरह के पेय पसंद रहे हैं, यहाँ तक कि जब मैं खाली बैठा होता हूँ या प्रयोग कर रहा होता हूँ तब भी मैं 1 या 2 घूंट पी लेता हूँ। इसके अलावा एक आधिकारिक मैगस के लिए 3 साल उनके जीवन में केवल एक छोटा समय है। क्रॉफ्ट ने पे के कई घूंट लिए और फिर पूछा, लेलिन, क्या तुम जानते हो कि आधिकारिक मैगस तक कैसे पहुंचा जाता है? कृपया मुझे रास्ता दिखाओ, गुरु। लेलिन की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। एक आधिकारिक मैगस ने बहुत पहले ही मानव की सीमाओं को पार कर लिया है। वे प्रकृति की ऊर्जा का दोहन करने और लंबी आयु प्राप्त करने में सक्षम हैं। यहाँ तक कि सबसे खराब आधिकारिक मैगस भी स्तर 3 के अनुयायी से कहीं बेहतर है। वे असाधारण हैं। क्रॉफ्ट की आवाज़ मधुर लग रही थी, मानो वह गा रहे हों। ऐसा एक आधिकारिक मैगस के नियंत्रण में आने वाली ऊर्जा और विनाशकारी शक्ति के कारण होता है। बहुत समय पहले, शायद 1000 साल पहले, दक्षिणी तट के लक्स कैसल में दक्षिणी तट के सभी मैजिस्टेरियम आधिकारिक मैगी के बारे में जानकारी को नियंत्रित करने के लिए एक आपसी समझौते पर पहुंचे थे और यहां तक कि इसका समर्थन भी किया था। क्रॉफ्ट ने मैगस वर्ल्ड के विगत इतिहास के बारे में बताया। कोई बात नहीं, यह मेरी पिछली दुनिया की परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि के समान है। लेलिन ने सोचा। इसके बाद स्तर 3 के अनुयायी के आधिकारिक मैगस बनने से पहले उन्हें ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति या संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। ये वादा करना कि किसी भी तरह से आधिकारिक मैगस बनने के ठोस कदमों का खुलासा नहीं किया जाएगा। कोई भी उल्लंघनकर्ता परीक्षण की आंख के फैसले को स्वीकार करेगा और उसकी आत्मा को 1000 साल तक झुलसा दिया जाएगा। क्रॉफ्ट ने लेलिन की ओर देखा। मैंने भी पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए मैं प्रगति के लिए आवश्यक संसाधन और जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था। इस अनुबंध के प्रतिबंधों के कारण मैं आपके साथ जानकारी साझा करने में असमर्थ हूं। हालांकि मैं अभी भी आपको इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी बता सकता हूं। लेलिन का स्पष्ट रूप से निराश चेहरा देखकर क्रॉफ्ट ने आगे कहा, आधिकारिक जादूगर बनने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि अनुयायी आध्यात्मिक शक्ति में एक निश्चित स्तर तक पहुंचे। मैं जो देख रहा हूं उसके अनुसार आप पहले से ही इस मानदंड के बहुत करीब हैं। वास्तव में कई स्तर 3 अनुयायियों के लिए यह कोई समस्या नहीं है। जहां तक वास्तविक बात है तो ये रैंक 1 स्पेल का रक्षात्मक स्पेल मॉडल है। यह मॉडल भविष्य में आपका सहज रक्षात्मक मंत्र बन जाएगा। इसके अलावा आपको सफलता के लिए एक मानक मात्रा में ग्राइंड वाटर की भी आवश्यकता होगी। लेलिन ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में विभिन्न भावनाएं चमक उठीं। तो फिर आगे बढ़ने के मानदंड ये 3 होंगे: आध्यात्मिक बल का एक निश्चित स्तर, एक रक्षात्मक रैंक 1 मंत्र और ग्राइंड वाटर। सही। वास्तव में क्रॉफ्ट ने अपना सिर हिलाया। रैंक 1 मैगस मंत्र मॉडल और ग्राइंड वाटर विशाल गुटों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहां तक कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के काउंटरों पर भी आप उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। लेलिन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। उन्होंने पहले ही पूलफील्ड किंगडम के अधिकांश बाजारों का सर्वेक्षण कर लिया था। वहां बिल्कुल भी कोई स्थान नहीं था जहां ग्राइंड वाटर या रक्षात्मक रैंक 1 मंत्र मौजूद हो। स्तर 1 अनुचर से स्तर 2 अनुचर तक लेलिन ने जो कुछ सीखा था वह केवल रैंक 0 मंत्र थे। स्पष्टतः मागी ने मंत्रों की रैंकिंग पर स्पष्ट विभाजन कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने अनुचरों द्वारा सीखे गए मंत्रों को रैंक 0 मंत्र के रूप में गढ़ा ताकि आधिकारिक मैगी के मंत्रों के बीच अंतर किया जा सके। जहां तक ग्राइंड वाटर का प्रश्न है, लेलिन ने पोशनियरिंग से संबंधित एक बर्बाद ड्राफ्ट पर इससे संबंधित कुछ जानकारी देखी थी। यह एक प्रकार की औषधि थी जिसे लेलिन के लिए अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ बनाना कठिन था। इसके अलावा कई मुख्य सामग्रियों पर बड़े गुटों का एकाधिकार था और फॉर्मूले का कोई निशान नहीं बचा था। तो फिर प्रोफेसर, आपने मुझे वापस आने के लिए कहा, जिसका मतलब है कि मैं ग्राइंड वाटर और रक्षात्मक रैंक 1 मंत्र प्राप्त करने में सक्षम हूं। लेलिन ने अचानक पूछा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह संभव है। क्रॉफ्ट ने हरे पे का एक और घूंट लिया।
20 वर्ष की आयु से पहले स्तर 3 के अनुयायी तक पहुंचना पहले से ही संभावित मैगस माना जाता है। इसलिए आप अकादमी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के योग्य हैं। अनुबंध, कौन सा अनुबंध? लेलिन ने पूछा। सबसे पहले, आप किसी आधिकारिक मैगस को उन्नति के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। इसके अलावा, जब आप आधिकारिक मैगस बन जाएंगे, तो अकादमी में प्रवेश करते समय आपने जिस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, वह आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इसलिए आपको अपनी आत्मा की शपथ लेनी होगी। ट्रायल्स आई की गवाही के तहत आप 100 वर्षों तक अकादमी की सेवा करेंगे। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद आप एक रक्षात्मक रैंक, एक मैगस मंत्र मुफ्त में प्राप्त करने में सक्षम होंगे और एक मानक मात्रा में ग्राइंड वाटर। लेलिन ने पहले एक प्राचीन मैनुअल में ट्रायल्स आई का परिचय देखा था। ऐसा लग रहा था कि यह एक विशाल जीव है जिसके नियम किसी दूसरी दुनिया से आते हैं। इसकी अपनी कोई चेतना नहीं थी और जादूगर महत्वपूर्ण अनुबंध करते समय इसे साक्षी के रूप में प्रयोग करना पसंद करते थे। इसकी बाध्यताओं की प्रभावशीलता सभी अनुबंधों में सबसे मजबूत मानी जाती थी। इसके अलावा इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता भी नहीं था। एक बार समझौता हो जाने के बाद 100 वर्षों के अंतराल में, भले ही अकादमी को लेलिन को युद्ध के दौरान अपने जीवन का बलिदान देना पड़े, उसके पास आज्ञा पालन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये समझौता दास अनुबंध के समान था, फिर भी इसमें नियमित दास अनुबंध की तुलना में अधिक प्रतिबंध निर्धारित थे। लेलिन ने तुरंत अपने दिल में इसे अस्वीकार कर दिया। वह पूर्ण स्वतंत्रता को महत्व देने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनके लिए ऐसी बाध्यताओं में रहना अप्रिय था। बेशक, सतह पर लेलिन अभी भी बहुत भावुक होने का नाटक कर रहा था और जवाब के लिए संघर्ष कर रहा था। अंत में लेलिन ने थोड़ा रुंधे गले से पूछा, तो गुरु, क्या आपने भी ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे? वास्तव में, और इस वजह से मैं एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में शामिल हो गया और प्रोफेसरों का सदस्य बन गया। क्रॉफ्ट ने स्पष्ट उत्तर दिया। वास्तव में, अकादमी द्वारा हम जैसे विदेश से आए जादूगरों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वह बहुत बुरा नहीं है। वे हमें अत्यंत कठिन कार्य भी नहीं करने देते थे। प्रोफेसर, मुझे अकादमी में वापस आने के लिए कहना, मुझे यकीन है कि कोई और रास्ता होगा। लेलिन ने उत्सुकता से क्रॉफ्ट की ओर देखा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करना और संसाधन प्राप्त करना एक बहुत ही सामान्य प्रथा थी और इसका अकादमी की वर्तमान अनिश्चित स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। लेलिन ने स्वाभाविक रूप से यह नहीं माना कि क्रॉफ्ट ने उसे इसके लिए वापस आने के लिए कहा था। लेलिन की बातें सुनने के बाद क्रॉफ्ट खुश लग रहा था। वास्तव में, तुम अब भी पहले की तरह बुद्धिमान हो। आपकी आंखें भी ज्ञान से भरी हुई हैं। यदि आपकी योग्यता औसत न होती, तो भविष्य में आपकी उपलब्धियां निश्चित रूप से मलिन से आगे निकल जाती। लेलिन ने मलिन के प्रति हीनता का दिखावा किया। वह मुस्कुराए, बिना कुछ बोले, ये सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्रॉफ्ट क्या कहना चाहता है। वास्तव में, एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का युद्ध खत्म नहीं हुआ है। क्रॉफ्ट के इस वाक्य से लेलिन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? लेलिन इतना चकित था कि वह तुरंत खड़ा हो गया। क्या युद्ध तब शुरू नहीं हुआ था जब नाइट लाइट हाउस ने सेज गोथम की झोपड़ी और व्हाइटवुड्स कैसल को रोकने के लिए कदम उठाया था? ये खबर सच तो है लेकिन अधूरी है। आधिकारिक मैगी के बीच युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन अनुयायियों के लिए यह अभी भी समाप्त होने से बहुत दूर है। क्रॉफ्ट व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। हालांकि लाइट हाउस ऑफ द नाइट सबसे मजबूत गिल्डों में से एक है, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। सेज गोथम की झोपड़ी और व्हाइटवुड्स कैसल के पीछे भी एक शक्तिशाली गिल्ड है जो उन्हें पीछे से समर्थन दे रहा है। अतः रात्रि के प्रकाश स्तंभ की मध्यस्थता में, यद्यपि दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है, फिर भी एक विशेष धारा बनी हुई है। यह क्या है? लेलिन को थोड़ा बहुत समझ आ गया कि इसका कुछ संबंध अनुचरों से है, लेकिन फिर भी उसने पूछा। विरोधी गुटों ने हमसे अनुरोध किया है कि हम अपने सभी अनुचरों को वापस बुला लें तथा एक गुप्त विमान में उनके अनुचरों के साथ खून खराबा करें। गुप्त विमान, रक्तपात। लेलिन के पास प्रचुर जानकारी और ज्ञान था। एआई चिप के डेटा बैंक में खोज करने के बाद ही उसे उन दो शब्दों के बारे में आवश्यक जानकारी मिली। ये गुप्त विमान एक आयाम था जिसका उपयोग जादूगरों द्वारा अपनी प्रयोगशाला की सुरक्षा और संसाधनों के भंडारण के लिए किया जाता था। इसका निर्माण एक मंत्र द्वारा किया जाता है तथा यह आयाम बाहरी दुनिया से एक क्षेत्र से जुड़कर प्राप्त किया जाता है। इन गुप्त विमानों के बाहर शक्तिशाली मंत्र प्रभावों के कारण अनुचर स्तर के जादूगर इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। जहां तक कुछ उच्च स्तरीय गुप्त विमानों का प्रश्न है, यदि आधिकारिक मैगी भी उनमें प्रवेश कर जाएं तो वे भी नष्ट हो जाएंगे। समय बीतने के साथ कुछ जादूगर संघ एकजुट हो जाएंगे, मंत्रों का प्रयोग करके एक अस्थायी गुप्त विमान बनाएंगे और कुछ प्रयोग या युद्ध लड़ाई का आयोजन करेंगे। जहां तक रक्तपात का प्रश्न है, इसमें पागलपन और नरसंहार का अर्थ निहित था। मैगस वर्ल्ड में यदि दो जादूगरों के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता है जिसका समाधान नहीं हो सकता, तो वे केवल मृत्यु के द्वारा ही अपना मामला समाप्त करेंगे। इन परिस्थितियों में उन्हें एक मेजबान के सामने खून खराबे का सामना करना पड़ेगा। रक्तपात से पहले दोनों पक्ष एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। किसी भी एक पक्ष की मृत्यु के बाद उनके परिवार, प्रोफेसर और मित्र सीधे तौर पर उनसे बदला नहीं ले सकते। यह एक प्रकार का युद्ध था, लेकिन मंत्रों के प्रभाव के कारण अनुबंधों को तोड़ना भी कठिन था। कई गरिमापूर्ण जादूगर इस जीवन मृत्यु संघर्ष में शामिल होते हैं, फिर भी वे नहीं चाहते कि इससे होने वाली क्षति और अधिक फैल जाए। इसलिए रक्तपात ही सबसे अच्छा विकल्प था। तो अकादमी ने हम अनुचरों को वापस बुला लिया।
लेलिन को अचानक एहसास हुआ कि उसका गला बहुत सूख गया है, मानो वह प्यास से मर रहा हो। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय अन्य पक्षों ने ट्रायल्स आई को गवाह के रूप में बुलाया था, इसलिए हमारी अकादमी केवल निर्धारित समझौते के अनुसार ही काम कर सकती थी। यदि नहीं, तो हम सभी प्रोफेसरों, जिनमें चेयरमैन भी शामिल हैं, की आत्माएं शाश्वत शांति में विश्राम करेंगी। इस बार केवल आप लोग ही नहीं, बल्कि आपके वरिष्ठ मलिन सहित अन्य प्रतिभाशाली 5वीं कक्षा के अनुचर भी इस रक्तपात में भाग लेंगे। इसके अलावा तीनों अकादमियों के सभी अनुचर एक ही स्थान पर होंगे। रुको, इसका मतलब यह है कि अन्य 2 अकादमियों के अनुयायी एकजुट होकर हमारी एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी पर हमला करेंगे। लेलिन को चक्कर आ रहा था। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुचरों को पहले भी युद्ध में भारी क्षति उठानी पड़ी थी। जहां तक सेज गोथम हट और व्हाइटवुड्स कैसल का प्रश्न है, वे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के समान स्तर वाली सेनाएं थीं। यदि इन दोनों में से कोई भी एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुयायियों के साथ खूनी संघर्ष में शामिल हो जाए, तो ये 50-50 होगा, और अब उनमें से 2 हैं। इसके अलावा इस समय एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में केवल 50-60% अनुयायी ही बचे थे। ये तो बहुत पागलपन है। अकादमी ऐसी शर्तें क्यों स्वीकार करेगी? कोई विकल्प नहीं है। किसने हमारी अकादमी की ऐसी हालत चाही? सेज गोथम हट और व्हाइटवुड्स कैसल हमारे अनुयायियों को एक ही बार में खत्म कर देना चाहते हैं और एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की विरासत को नष्ट कर देना चाहते हैं। क्रॉफ्ट ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा चाहे वे हमारे अनुयायी हों या दुश्मन, उन्हें आधिकारिक मैगस ताकत के किसी भी युद्ध सामग्री को लाने की अनुमति नहीं है। ये गुप्त विमान के रक्षात्मक मंत्र में प्रोग्राम किया गया है। कोई भी उपकरण जो किसी अनुचर की शक्ति से अधिक हो, उसे गुप्त विमान में प्रवेश करते ही तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। क्या मैं अब भी जा सकता हूँ? लेलिन के मन में आशा की एक छोटी सी किरण जगी। आप क्या सोचते हैं? क्रॉफ्ट ने लेलिन की आंखों में गहराई से देखा और जो अर्थ निहित था उसे सुनकर लेलिन कांप उठा। ठीक है, लेलिन ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और बैठ गया। बुरी खबर खत्म हो गई। अब तुम्हें मुझे कुछ अच्छी खबर बतानी चाहिए। तुम छोटे छोकरे। क्रॉफ्ट मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। खून खराबे से पहले अकादमी एक प्रतियोगिता आयोजित करेगी, जिसमें पुरस्कार प्रचुर मात्रा में होंगे। इसके अलावा विभिन्न पारिश्रमिकों में 2 गुना वृद्धि हुई है और बिक्री काउंटर पर मंत्र मॉडल और औषधियां भी बड़ी छूट पर हैं। वे रक्तपात से पहले अपने अनुयायियों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, है ना? लेलिन ने चुपचाप सोचा। वह बहुत आशावादी व्यक्ति थे और उन्होंने पहले भी इस तरह की परिस्थिति के बारे में सोचा था। हालांकि इस समय वह बहुत ज्यादा हैरान दिख रहे थे। चून की पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए उसके मस्तिष्क ने तुरंत ही स्थिति के अनुकूल खुद को ढाल लिया। इन सब का सरकारी मैगस की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले गुरु ने मुझसे कहा था कि आगे बढ़ने का एक तरीका है। क्या ये खून खराबे के अंदर हो सकता है? वास्तव में अकादमी ने आपके जैसे सभी स्तर 3 अनुयायियों को रक्त प्रतिशोध के लिए एक मिशन जारी किया है। तुम्हें इस रक्तपात में जितने अधिक अनुचरों का नरसंहार हो सके करना है। क्रॉफ्ट के चश्मे वाले चेहरे पर पहली बार पागलपन का चिन्ह दिखाई दिया। हमने शत्रु अनुचरों को अंक प्रदान किए हैं। प्रत्येक स्तर 1 अनुचर 1 योगदान अंक के बराबर है, स्तर 2 अनुचर 3 अंक के बराबर है, तथा स्तर 3 अनुचर 10 अंक के बराबर है। अधिक उल्लेखनीय अनुचरों के लिए हमने उनके अनुरूप मूल्य निर्धारित किए हैं। क्रॉफ्ट के शब्दों के पीछे एक बड़ा प्रलोभन छिपा था। इस बार अकादमी का मिशन पुरस्कार बहुत बड़ा है। यदि आपको पर्याप्त योगदान अंक प्राप्त हो जाएं, तो चाहे वह रैंक 1 मैगस रक्षात्मक मंत्र मॉडल हो या ग्राइंड वाटर, उन सभी को योगदान अंकों के साथ बदला जा सकता है। यह एकमात्र तरीका है जिसके लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं है और फिर भी संसाधनों के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। अगर यह इस तरह है तो लेलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अपने गुरु के भाषण पर विचार करने लगा। सतह पर लेलिन शांत दिख रहा था। वास्तव में उसका मस्तिष्क पहले से ही विभिन्न परिदृश्यों पर विचार करना शुरू कर चुका था। एआई चिप लगातार विभिन्न सिमुलेशन लाकर उन्हें लेलिन के सामने पेश कर रहा था। कुछ मिनट बाद लेलिन फिर से खड़ा हुआ और प्रोफेसर क्रॉफ्ट को प्रणाम किया। यदि और कुछ न हो तो कृपया मुझे विदा लेने की अनुमति दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? क्रॉफ्ट अपने प्रशिक्षु की हरकतों से स्तब्ध रह गया। बेशक ट्रेडिंग पोस्ट और बिक्री काउंटर देखने के लिए। लेलिन ने फिर से सिर झुकाया और क्रॉफ्ट की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वह तुरंत वहां से चला गया। खाली स्कूल मार्ग पर चलते हुए लेलिन ने कई चीजों के बारे में सोचा। सबसे पहले आधिकारिक मैगस स्तर के विभिन्न प्रोफेसरों की नाक के नीचे से भागने की कोशिश करना और फिर शिकार होना असंभव था। लेलिन ने उस विचार को दूर फेंकने से पहले केवल थोड़ा सोचा। इससे पहले वह क्रॉफ्ट के पॉइंटर और अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के कारण भागने में सक्षम था। सबसे बड़ा कारण यह था कि अकादमी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी थी। यदि ऐसा नहीं होता तो तब और अब की परवाह किए बिना लेलिन कभी भी अकादमी के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाता। आधिकारिक मैगस की तुलना में ऐसा लगता है कि अनुयायियों के बीच खून खराबे में अधिक आशा है, हालांकि स्थिति अभी भी पहले की तरह प्रतिकूल है। लेलिन ट्रेडिंग पोस्ट की ओर चला गया। यहाँ अनुचरों की संख्या अन्य स्थानों की तुलना में थोड़ी अधिक थी, लेकिन फिर भी कई अनुचरों के चेहरों पर उदासी के भाव थे। ऐसा लगता है कि उन्हें आगामी रक्तपात की खबर पहले ही मिल गई थी। सबसे पहले लेलिन बुक्स के स्टोर पर देखने गया।
हालांकि दुख की बात यह थी कि छोटी लकड़ी की झोपड़ी पहले ही खत्म हो चुकी थी और मोटा बुक्स के बारे में यह पता नहीं था कि वह बच गया या मर गया। लेलिन ने निराशा में आह भरी। ट्रेडिंग पोस्ट पर उन्होंने अपनी जरूरत की कुछ सामग्री खरीदी और फिर स्पेल मॉडल्स की बिक्री काउंटर पर चले गए। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? काउंटर के पीछे खड़ी घिनौनी महिला अब गायब हो चुकी थी और एक दोस्ताना दिखने वाली बूढ़ी महिला में बदल गई थी। पहले वाली औरत कहाँ है? लेलिन ने पूछा। डकोटा पहले ही मर चुका है। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर उदासी की झलक दिखाई दी। मुझे मंत्र मॉडल सूची दे दो। पहले वाली उस नखरेबाज महिला के बारे में सोचकर लेलिन को बेहद खुशी हुई। यहाँ तक कि रक्तपात में अनिवार्य उपस्थिति से होने वाली निराशा भी धीरे धीरे कम हो गई थी। यहाँ बूढ़े आदमी ने चर्मपत्र कागज से बनी एक पुस्तिका लेलिन को सौंप दी। लेलिन ने देखने के लिए दरवाजा खोला। पहला पृष्ठ अग्नि तत्व श्रेणी 0 मंत्रों का था। पृष्ठ संख्या पर यह लाल प्रकाश से चमकता था जो सूचीबद्ध मंत्रों के तत्व को दर्शाता था। लेलिन ने पलटना जारी रखा। जल तत्व, वनस्पति तत्व, यहाँ तक कि नेक्रोमेंसी रैंक 0 मंत्र भी अपने अपने रंगों में चमक रहे थे। जहाँ तक छाया, डार्क एलिमेंट रैंक 0 मंत्रों का सवाल है, लेलिन ने पहले ही लगभग सभी को एकत्र कर लिया था, इसलिए उसने आगे नहीं देखा। पुस्तिका को देखते समय लेलिन को पता चला कि इन स्पेल मॉडलों की कीमतें आधे से भी अधिक कम हो गई थी, इसलिए वे पहले से ही इन्हें घाटे में बेच रहे थे। हालांकि ये दुख की बात है कि नियमित अनुचरों को रैंक 0 मंत्र में निपुणता प्राप्त करने में कम से कम महीनों का समय लगता है। इस आसन्न रक्तपात को देखते हुए अब उन पर नियंत्रण करना व्यर्थ था। अग्नि तत्व का ये द्वितीयक ऊर्जा अग्निगोला, जल तत्व की नम पृथ्वी और नेक्रोमेंसी तत्व से लाशों का हेरफेर और ये उनमें से प्रत्येक को एक। चूंकि मंत्र मॉडल की कीमतें गिर गई हैं और लेलिन के पास जादुई क्रिस्टल हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन पर पैसा खर्च कर सकता है। उनके लिए ये गोदाम की बिक्री की तरह था। बूढ़े आदमी को जादुई क्रिस्टल का एक बड़ा थैला सौंपने के बाद और उससे पुस्तकों को ले जाने के लिए लोगों को भेजने का अनुरोध करने के बाद लेलिन ने पूछा, क्या यहाँ कोई रैंक 1 मंत्र मॉडल है? क्षमा करें, हमारा काउंटर केवल अनुचरों के लिए रैंक 0 मंत्र बेचता है। बूढ़े आदमी ने अपने कंधे उचका दिए और असहाय सा दिखने लगा। ऐसा लगता है कि लेलिन उनसे इस बारे में पूछने वाला पहला अनुयायी नहीं था। अपेक्षित उत्तर मिलने के बाद लेलिन ने अपना सिर हिलाया और चला गया। उनका पिछला प्रश्न सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने के लिए था, इसलिए वे बहुत निराश नहीं हुए। तारांकन का चरमराहट। तारांकन। सबसे पहले ये पीतल की चाबी के ताले में घुसने और ताला घूमने की आवाज थी। हम यहाँ हैं, चीजें नीचे रख दो। लेलिन ने अपने छात्रावास का दरवाजा खोला और अपने पीछे बक्से लेकर आ रहे कई नौकरों की ओर देखते हुए कहा। तारांकन धमाका। तारांकन। कुछ सेवकों ने जोर से आवाज करते हुए मंत्र मॉडल की पुस्तकें जमीन पर रख दी। लेलिन की खरीदारी रखने के बाद इन नौकरों ने लेलिन को प्रणाम किया और कमरे से बाहर चले गए। वास्तव में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। लेलिन ने अपने कमरे का जायजा लिया। अंदर से अभी भी तेज रोशनी निकल रही थी। अधिक धूल जमा होने के अलावा बाकी सब पहले जैसा ही था। अमन सी। लेलिन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। अचानक कमरे के अंदर से एक हरे रंग का बवंडर प्रकट हुआ। बवंडर का चक्राकार घूमना जारी रहा, जिससे चादरें और मेजपोश हवा में तैरने लगे। कुछ भूरे धूल के कण उस बवंडर में समा गए। बहुत जल्द ही हरे रंग का बवंडर कमरे के चारों ओर घूम गया और बहुत सारे धूल के कण उसमें फंस गए, जिससे उसका रंग गहरा हरा हो गया। अंततः वह कूड़ेदान में जा गिरा। अब यह अधिक आरामदायक और स्वच्छ लगता है। लेलिन ने छात्रावास को देखा जो बिल्कुल नया जैसा था, और मंत्र मॉडल और सामग्री को अच्छी तरह से रखने से पहले उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। सब कुछ हो जाने के बाद लेलिन पहले भोजन कक्ष में गया और शानदार भोजन किया, फिर कमरे में लौटकर एक मंत्र मॉडल पुस्तक उठाई। द्वितीयक ऊर्जा आग का गोला। हो। लेलिन ने आग जैसी लाल किताब को देखा। एआई चिप। अभिलेख। बीप। स्कैनिंग जारी है। एआई चिप की आवाज गूंजी। घंटों बाद एआई चिप ने जवाब दिया, द्वितीयक ऊर्जा फायरबॉल का मंत्र मॉडल रिकॉर्ड किया गया है। विश्लेषण प्रगति पर है। 9.23%। स्तर 3 के अनुचर में उन्नति के बाद एआई चिप, जो उसकी आत्मा का हिस्सा थी, की प्रसंस्करण क्षमताओं में भी वृद्धि हुई। लेलिन के अनुसार अन्य अनुचरों को अपने मन में मंत्र मॉडल का निर्माण करने के लिए निरंतर स्मरण और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत अधिक समय लगेगा और यदि कोई गड़बड़ी हो गई तो परिणामतः समय की बर्बादी होगी। हालांकि लेलिन को मंत्र का विश्लेषण करने और उसे अपने हिप्पोकैम्पस में भेजने के लिए केवल एआई चिप की आवश्यकता थी, फिर वह इस मंत्र मॉडल को हमेशा के लिए याद रखेगा। भविष्य में मंत्र मॉडल में पूरी तरह से महारत हासिल करने से पहले उसे केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करने की आवश्यकता थी। सरल शब्दों में कहें तो एआई चिप ने स्मृति की प्रक्रिया को प्रतिस्थापित कर दिया था और उसके दिमाग में एक ढांचा भी तैयार कर दिया था। यह एक तालाब खोदने जैसा था। एआई चिप लेलिन को तालाब खोदने में मदद करेगी और लेलिन को केवल तालाब में पानी की तरह अपनी आध्यात्मिक शक्ति डालने की जरूरत थी। इससे समय की काफी बचत हुई, जिससे लेलिन की मंत्र मॉडलों पर सीखने की क्षमता नियमित अनुचरों की तुलना में काफी तेज हो गई। एआई चिप। मिशन स्थापित करें। सभी रैंक 0 मंत्रों को आधार मानकर रैंक 1 मंत्र के लिए मॉडल का अनुकरण करना शुरू करें। लेलिन जो देख सकता था उसके अनुसार रैंक 1 मंत्र की शक्ति रैंक 0 मंत्र से अधिक शक्तिशाली थी।
केवल पर्याप्त सामग्री के साथ एआई चिप की गणना क्षमताओं के साथ वह एक निश्चित रैंक एक मंत्र मॉडल का अनुकरण करने में कामयाब हो सकता है। यहाँ तक कि एक नया मंत्र मॉडल भी हो सकता है जो मैगस वर्ल्ड में पहले कभी नहीं आया था। मिशन की स्थापना। रैंक एक मंत्रों की जानकारी गायब है, सिमुलेशन शुरू हो रहा है। लेलिन की आंखों के सामने डेटा की पंक्तियां प्रक्षेपित की गईं। रैंक एक मंत्र की अनुमानित शक्ति 20 डिग्री और उससे अधिक। सूचना स्रोत अम्ब्रा का हाथ मंत्र मॉडल, सेकेंडरी एनर्जी फायरबॉल मंत्र मॉडल। सिमुलेशन समय अनुमान लगाने में असमर्थ। एआई चिप ने सामग्री के कई स्रोतों को सूचीबद्ध किया और यहां तक कि एक ऐसा उत्तर भी दिया जिसका अनुमान लगाना पहली बार उसके लिए संभव नहीं था। हालांकि लेलिन मुस्कुराया, जैसा कि अपेक्षित था। हालांकि समय की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एआई चिप रैंक एक मंत्र के मंत्र मॉडल का बहुत अच्छी तरह से अनुकरण कर सकता है। आगे क्या होगा? एक बार जब मेरे पास ग्राइंड वाटर की एक मानक मात्रा हो जाएगी और मैं आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक बल की आवश्यकता तक पहुंच जाऊंगा, तब मैं इसे आजमा सकता हूं। लेलिन के लिए वह एआई चिप के साथ रैंक एक मंत्र मॉडल का अनुकरण करने का प्रयास करेगा। लेकिन ग्राइंड वाटर के लिए, क्योंकि यह एक प्रकार का मध्यवर्ती औषधि था, यह फॉर्मूला हमेशा विभिन्न बड़े जादूगर संघों के पास रहा था। इन्हें बाहरी लोगों को बताने का कोई तरीका नहीं था। इसे बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली अनेक सामग्रियों पर भी इन समूहों का एकाधिकार था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इसे स्वयं बना सकें। इसलिए आगामी रक्तपात में उसका मुख्य लक्ष्य आत्म संरक्षण की परिस्थितियों में यह था कि वह ग्राइंड वाटर के बदले में अधिक से अधिक योगदान अंक प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा। यदि उसे योगदान अंकों के साथ एक मंत्र मॉडल भी खरीदना पड़ता, तो भी उसे 2 अकादमियों के सम्मिलित होने तथा पर्याप्त योगदान अंक प्राप्त करने के कारण जवाबी कार्रवाई करने का कोई भरोसा नहीं था। इसके अलावा यदि वह ऐसा करता भी तो उसे शत्रु मैगी द्वारा चिन्हित कर दिया जाता, जो उसके भविष्य के विकास के लिए लाभदायक नहीं था। लेकिन अब उसे केवल 2 में से एक को ही प्राप्त करने की आवश्यकता थी, इसलिए कठिनाई आधी रह गई। उसे मिलने वाला ध्यान भी कम हो जाएगा। इसके अलावा मुझे रक्तपात में जीवित रहने के लिए फॉलेन स्टार पेंडेंट को भी पूरा करना होगा। लेलिन का हाथ पलटा, जिससे चांदी का क्रॉस दिखाई दिया। तेज रोशनी में क्रॉस पर लगे रत्न शानदार ढंग से चमक रहे थे। एक बार मेरे पास ये निम्न श्रेणी की रक्षात्मक जादुई कलाकृति आ जाए तो गुप्त विमान में मेरे बचने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। लेलिन ने बड़बड़ाते हुए कमरे के बगल में स्थित अपनी प्रयोगशाला में आकर रोमन को बंदी बनाए रखने वाले सीमित आत्मा क्षेत्र को वापस ले लिया। लेलिन द्वारा सील खोलने के बाद मूल रूप से मंद क्रिस्टल बॉल धीरे धीरे प्रकाश से भर गई। उसमें से अंबर की तरह प्रकाश परावर्तित हो रहा था, जिसमें एक पारभासी कृमि के आकार की मानव आकृति थी। रोमन, दरअसल मैं आपके मुंह से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप पर अधिक समय व्यतीत करना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लेलिन के चेहरे पर पछतावा उभर आया। जहां तक प्रतिशोधी आत्मा रोमन का प्रश्न है, जो क्रिस्टल बॉल के अंदर था, वह कांप उठा। उसके चेहरे से पागलपन और खून का प्यासा भाव गायब हो गया और उसकी जगह बुद्धिमत्ता से भरी 2 आंखें आ गईं। स्तर 3 के एकोलिट की आत्मा जो प्रतिशोधी आत्मा में परिवर्तित हो गई है, वह निश्चित रूप से अंतिम चरण आत्मा जागरण को पूरा कर सकती है। लेलिन ने चांदी के क्रॉस को सीमित आत्मा क्षेत्र के पास रखा और बड़े प्रयोग की मेज पर पंख की कलम और अन्य उपकरणों के साथ विभिन्न रून बनाना शुरू कर दिया। रून और अक्षर लगातार ऐंठते और मुड़ते रहे, जिससे एक अजीब जादुई रून का निर्माण हुआ। लेलिन के मंत्रोच्चार और सामग्री को उछालने के साथ ही विशाल जादुई रून ने एक मंदधूसर चमक छोड़ी। जहां तक रोमन का प्रश्न है, जो कि सीमित आत्मा क्षेत्र के भीतर था, उसने कुछ बहुत ही खतरनाक चीज देखी थी, और यहां तक कि उसकी आवाज भी कांपने लगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। फॉलेन स्टार पेंडेंट के संश्लेषण के अंतिम चरण में ऊर्जा से भरी एक सीलबंद आत्मा की आवश्यकता थी, जो सक्रियण प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा उत्प्रेरक है। रोमन, जिसके पास अपने पिछले जीवन में स्तर 3 के अनुचर की ताकत थी, इस समय लेलिन के लिए एकदम सही घटक था। एक प्रतिशोधी आत्मा को फॉलेन स्टार पेंडेंट के भीतर बंद कर दिए जाने के बाद रोमन की आत्मा हमेशा के लिए उस चांदी के क्रॉस के भीतर फंस जाएगी और कभी न खत्म होने वाली पीड़ा से पीड़ित होगी। वह केवल उस दिन का इंतजार कर सकता था जब चांदी का क्रॉस टूट जाएगा और फिर उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। आप जो ऐसी हालत में हैं, क्या आपके पास मेरे लिए कोई और मोल तोल का तरीका है? मंत्र रचना का चित्र बनाने के बाद और उस आत्मा को मापने के बाद जो बार बार सीमित आत्मा क्षेत्र के भीतर से उससे भीख मांग रही थी, लेलिन के चेहरे पर एक उत्सुक मुस्कान फैल गई। मैं एक उत्कृष्ट कीमियागर हूं और कीमिया के कई रहस्यों और विशेष कौशल में निपुण हूं। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं ये सब आपको सौंप दूंगा। लेलिन के चेहरे पर दृढ़ अभिव्यक्ति देखकर रोमन ने जीवित रहने के एक छोटे से अवसर के लिए वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो वह जानता था। पर्याप्त नहीं, आपकी अधिकांश चीजें पहले से ही उस कीमिया पुस्तक के अंदर दर्ज थीं, और ये लाभ मेरे गिरे हुए स्टार पेंडेंट के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। लेलिन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मैं उन जादूगरों के बारे में एक रहस्य भी जानता हूं जो आधिकारिक मागस बन जाते हैं। यदि तुम मुझे जाने देने की कसम खाओ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यह एक ऐसी बात है जिसे जादूगर संघ के सभी उच्च अधिकारियों ने छिपाने की पूरी कोशिश की है। आधिकारिक मैगी से संबंधित कोई रहस्य। लेलिन मुस्कुराया, मुझे मत बताओ कि तुम रैंक 1 मंत्र का मंत्र मॉडल जानते हो, या कुछ ग्राइंड वाटर का स्थान और क्या क्या जानते हो।
आप वास्तव में इनके बारे में जानते हैं। रोमन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया, लेकिन बहुत जल्द ही वह मुस्कुराहट में बदल गया। हाँ, आपके प्रोफेसर ने निश्चित रूप से आपको बताया होगा कि रैंक 1 मैगस बनने के लिए आपको ग्राइंड वाटर के साथ साथ एक रक्षात्मक मंत्र मॉडल की भी आवश्यकता है ना? क्या ये हो सकता है कि इसमें कुछ और भी हो? अचानक लेलिन को एक अशुभ अनुभूति हुई। हा, रोमन पागलों की तरह हंसने लगा। तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें धोखा दिया है, या शायद तुम्हारे प्रोफेसर को भी इस बात का पता नहीं है। क्या आप आधिकारिक मैगी की रैंकिंग जानते हैं? पागलों की तरह हंसने के बाद रोमन अचानक शांत हो गया और लेलिन से पूछा, ऐसा लगता है कि मैगस को 9 रैंकों द्वारा विभेदित किया गया है। सबसे निम्नतम रैंक 1 तथा सबसे उच्च रैंक 9। संकेत यह है कि बिना किसी प्रतिक्रिया के उस स्तर का मंत्र जारी किया जाए। ये कुछ जानकारी थी जो लेलिन ने एक निश्चित व्याख्याता से सुनी थी। हालांकि उन्होंने इसे केवल एक मिथक माना था। आखिरकार पूरे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में सभी प्रोफेसर केवल रैंक 1 मैगस थे, चेयरमैन को छोड़कर जो रैंक 2 मैगस के दायरे में था। जहां तक रैंक 3 मैगी का प्रश्न है, केवल लाइट हाउस ऑफ द नाइट जैसे शक्तिशाली संघों के प्रमुखों के पास ही वह साधना थी। लेलिन ये समझने में असमर्थ था कि रैंक 9 का मैगस कितनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे आप आधिकारिक मैगी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर कि उसने सफलतापूर्वक लेलिन की रुचि जगा दी है, रोमन ने क्रिस्टल बॉल की दीवार के खिलाफ आलसी ढंग से आराम किया और कहा, आधिकारिक मैगस की ताकत चेतना के अपने समुद्र में सफलतापूर्वक रैंक 1 मंत्र अंकित करने की उनकी क्षमता पर टिकी हुई है। इस प्रकार यह उनके अपने जन्मजात रक्षात्मक मंत्र में बदल जाता है। इसके बाद उन्हें तत्काल मंत्र का प्रभाव प्राप्त हो जाएगा या मंत्र स्थायी रूप से प्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा खपत भी बहुत कम है। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। आधिकारिक मैगी का जन्मजात जादू हमेशा उनके शरीर की सतह के आसपास बनाए रखा जा सकता है, जिससे एक अवरोध बन जाता है। यही कारण था कि मैगी की इन बाधाओं के कारण न्यायी चिप की रीडिंग हमेशा बाधित होती थी। इस प्रकार यह आवश्यक डेटा प्राप्त करने में असमर्थ था। रैंक 1 मैगस तक आगे बढ़ने के बाद मैगस की चेतना का सागर एक सहज मंत्र का निर्माण करेगा। यदि इस मैगस को पुनः आगे बढ़ना है तथा रैंक 2 मैगस में बदलना है, तो उसे एक नया सहज मंत्र बनाना होगा। इसके अलावा इसका निर्माण मूल जन्मजात मंत्र की नींव पर किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि रैंक 2 मैगस के पास 2 जन्मजात मंत्र होते हैं और रैंक 3 मैगस के पास 3 जन्मजात मंत्र होते हैं। यदि यह किंवदंतियों का रैंक 9 मैगस था, तो उनके पास 9 जन्मजात मंत्र होंगे और अंतिम एक रैंक 9 मंत्र है। बचने के लिए रोमन ने कुछ ऐसी जानकारियां दे दी जो बहुत कम लोगों को मालूम थी, जिसका अर्थ यह है कि यदि वह रैंक 9 का मैगस था, तो वह तुरंत रैंक 1 से 9 तक के मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। लेलिन को सुस्ती महसूस हुई। वह तो रैंक 1 के मंत्र का भी विरोध नहीं कर सकता था, ग्रैंड मैगस द्वारा डाले गए रैंक 9 के मंत्र की तो बात ही छोड़िए। एक बार जब कोई जादूगर उच्च स्तरीय मंत्रों को तुरंत डालने में सक्षम हो जाता था, तो इसका मतलब यह होता था कि उनकी युद्ध क्षमता पहाड़ों को जलाने और समुद्र को वाष्पित करने में सक्षम होगी। और यह घोटाला क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? लेलिन ने अचानक पूछा। हे, जन्मजात मंत्र ही मैगस की आध्यात्मिक शक्ति का मूल है। एक बार निर्माण हो जाने के बाद यह अनंत काल तक अपरिवर्तनीय रहेगा। इसके अलावा पहले और मूल मंत्र के बाद के जन्मजात मंत्रों को भी उसी के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। यदि आप अपना जन्मजात मंत्र गलत चुन लें तो क्या होगा? चेतना के सागर में एक दूसरे के साथ संघर्ष करने वाले 2 जन्मजात मंत्रों का परिणाम सबसे अच्छे परिदृश्य के रूप में अपूर्ण मंत्र के रूप में होगा। सबसे अधिक संभावना यह है कि आपका मस्तिष्क कीमिया बम की तरह फट जाएगा, टकराना, और तुम्हारा सिर कट जाएगा। रोमन ने एक विस्फोटक इशारा किया और खिलखिलाकर हंसा। ये परिदृश्य अत्यंत संभव है। लेलिन का चेहरा काला पड़ गया। तो फिर इस घोटाले का मूल क्या है? उन्होंने उन्नत ध्यान तकनीकों के अस्तित्व को छुपाया है। रोमन ने बैठते समय अपने घुटनों को गले लगा लिया। उन्नत ध्यान तकनीकें? लेलिन का दिल डगमगा गया। उन्हें इस विषय पर हल्की फुल्की जानकारी मिली थी, लेकिन भले ही वह उनके गुरु क्रॉफ्ट ही क्यों न हो, उन्होंने कभी भी ऐसा उन्नत स्रोत सामग्री नहीं देखी थी। हाँ, उन्नत ध्यान तकनीकें एक जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति ध्यान तकनीकों के पूरी तरह से अनुकूल हैं। न केवल ये गति मन के रूनों के निर्माण में नियमित ध्यान तकनीकों की तुलना में अधिक तेज है, बल्कि वे स्वाभाविक रूप से हर स्तर पर चेतना के मैगस सागर में एक सहज मंत्र का निर्माण भी करेंगे। स्वाभाविक रूप से जन्मजात मंत्रों का निर्माण? तुम्हारा मतलब है? लेलिन की आवाज कमजोर हो गई। वास्तव में यदि उन्नत ध्यान तकनीकें इसके स्तर को बढ़ा दें, तो वे सीधे तौर पर एक जादूगर के पद को बढ़ा देंगी। ग्राइंड वाटर या मंत्र मॉडल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। रोमन मुस्कुराया। इसके अलावा ध्यान तकनीक द्वारा निर्मित सहज जादू के अनुसार वे सीधे एक दूसरे के पूरक होंगे। न केवल जन्मजात मंत्रों के साथ कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि ध्यान तकनीक जन्मजात मंत्र के प्रभाव को भी बढ़ाएगी। इसके बारे में सोचो। यदि आप सफलता पाने के लिए ग्राइंड वाटर का उपयोग करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि आपके भविष्य के स्तरों को प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। हर बार जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको आगे बढ़ने में सहायता के लिए ग्राइंड वाटर से अधिक शक्तिशाली और प्रभावी चीज की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, आपको भूमि पर ऐसे जन्मजात मंत्र की खोज करनी होगी जो आपके पास पहले से मौजूद मंत्र के साथ संघर्ष न करता हो। ये पूरी तरह से भाग्य पर आधारित है और मूलतः ऐसा नहीं किया जा सकता।
और सैकड़ों वर्ष बीत जाएंगे। जिन जादूगरों ने उन्नत ध्यान तकनीकों में साधना की होगी वे लगातार अपने स्तर पर ऊपर उठते रहेंगे, जबकि आप पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर होंगे और जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। अंततः किसी ऐसे कोने में मर जाएंगे जहां कोई आपकी परवाह नहीं करता। लेलिन के माथे पर अधिकाधिक ठंडा पसीना इकट्ठा होने लगा। अपने प्रचुर अनुभव और एआई चिप द्वारा की गई गणना के आधार पर वह जानता था कि रोमन ने जो कहा था वह 98% प्रामाणिक था। मैगस वर्ल्ड वास्तव में जाल में फंसा हुआ है और एक भी कदम गलत तरीके से नहीं उठाया जा सकता है। तो फिर आप अपने तुच्छ जीवन के बदले में एक उन्नत ध्यान तकनीक का एक हिस्सा उपयोग करना चाहते हैं? रोमन से पूछने से पहले लेलिन ने कुछ देर गहरी सांस ली। वास्तव में एक बार जब आप परीक्षण की आंख के गवाह के सामने शपथ लेंगे तो मैं इन उन्नत ध्यान तकनीकों में से एक का स्थान सौंप दूंगा। रोमन चिल्लाया, यदि आप मुझे जाने नहीं देंगे तो उन्नत ध्यान तकनीक की उस विधि को लेने के बारे में कभी मत सोचना। क्या उस उन्नत ध्यान तकनीक का महान मैगस सेरेहोम से कोई संबंध है? लेलिन कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर अचानक उसने पूछा, तुम्हें इसके बारे में पता है? ये सही है, आप भी उस प्रयोगशाला में गए हैं और ऐसा लगता है कि आपने कुछ जानकारी खोज ली है। रोमन पहले तो थोड़ा चौंका, फिर बेपरवाह सा हो गया। मगर इससे क्या? उन्नत ध्यान तकनीक का एक हिस्सा वास्तव में मेरे जीवन को मुक्ति दिलाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। लेलिन कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर अंततः सहमत हो गया। इसके बाद उन्होंने एक रहस्यमय मंत्र का जाप किया। यह मंत्र अत्यंत जटिल था और इसमें कई बार विराम भी था। मंत्रोच्चार पूरा होने से पहले भारी मात्रा में जादुई शक्ति की आवश्यकता होती थी। लेलिन केवल स्तर 3 अनुचर तक आगे बढ़ने के बाद ही इस मंत्र का उपयोग करने में सक्षम था। अंतिम शब्दांश के उच्चारण के बाद शून्य से एक ऊर्जा तरंग आए और आसपास का प्रकाश मंद हो गया। उस प्रयोग मेज के ऊपर हवा में एक रहस्यमयी खड़ी आंख दिखाई दी। इस ऊर्ध्वाधर आंख की परितारिका काली थी तथा इसकी पुतलियां गहरे लाल रंग की थीं। उसकी निगाह के नीचे लेलिन का शरीर कांप उठा, मानो उसने कोई कपड़े नहीं पहने हों। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे राज उजागर हो गए हों। एआई चिप स्कैन करें, लेलिन ने पूरे दिल से आदेश दिया, फिर भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसा लगता है कि एआई चिप की वर्तमान क्षमता अभी भी ट्रायल साइज जैसी अजीब इकाई का पता लगाने में असमर्थ है। भले ही वह केवल एक द्वितीयक पिंड था जिसमें मुख्य पिंड की शक्ति का 1/4वां भाग भी नहीं था। ट्रायल साइज को साक्षी मानकर मैं लेलिन फॉलियर रोमन को तुरंत ही सीमित आत्मा क्षेत्र से मुक्त कर दूंगा जब रोमन मुझे उन्नत ध्यान तकनीक के बारे में जानकारी देगा। लेलिन ने बायरन भाषा का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे बात की। जिस क्षण लेलिन ने अपनी शपथ पूरी की, ट्रायल की आंख एक काली रोशनी में बदल गई और अलग अलग लेलिन और रोमन के माथे में प्रवेश कर गई। ठीक है, मैंने आपके कहे अनुसार काम कर दिया है, जल्दी करो और मुझे उन्नत ध्यान तकनीक का स्थान बताओ। लेलिन के चेहरे पर अधीरता उभर आई। ठीक है, उन्नत ध्यान तकनीक के बारे में वास्तव में मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। केवल इतना ही कि प्रत्येक उन्नत ध्यान तकनीक में साधक की आत्मीयता और आत्मिक योग्यता के लिए अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने इसे एक जादूगर द्वारा छोड़े गए लेख से पढ़ा है जो महान जादूगर सेरेहोम की प्रयोगशाला का सुराग है। मैं ये भी जानता हूं कि उन्होंने एक निश्चित प्रयोगशाला में उन्नत ध्यान तकनीक की विरासत छोड़ी है। परीक्षण की दृष्टि के दबाव में रोमन ने वह सब कुछ उगलना शुरू कर दिया जो वह जानता था। साधकों के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, ध्यान तकनीक के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? लेलिन ने पूछा। मुझे नहीं पता। स्तर 3 के अनुयायी के रूप में मेरी योग्यता के साथ ध्यान तकनीक के एक अंश का स्थान प्राप्त करना पहले से ही अत्यंत भाग्यशाली है, तो फिर मैं इसे अधिक असाधारण मान कैसे कर सकता हूँ? अंततः मैं जल्दबाजी में प्रयोगशाला का पता लगाने चला गया और अंततः प्रयोगशाला में ही मर गया। रोमन व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। तो फिर मुझे उस ध्यान तकनीक का स्थान बताओ। लेलिन का चेहरा भावशून्य था और वह धीमी आवाज में बोल रहा था। उस टूटे हुए पृष्ठ के टुकड़े पर मुझे कुछ स्थान प्राप्त हुए। अब पिछला स्थान काट दिया गया है, अतः केवल एक ही स्थान शेष रह गया है। ये डिलिंग गार्डन है जो जीथर मून माउंटेन मैदानों के भीतर स्थित है। जिथर मून माउंटेन प्लेन्स डायलन गार्डन। लेलिन को अचानक इस जगह का ख्याल आया जो उसे अपनी पिछली खोज के दौरान मिली थी। तो डायलन गार्डन जीथर मून माउंटेन मैदानों पर स्थित था, है ना? मुझे बस इतना ही पता है, जल्दी करो और मुझे बाहर निकालो। रोमन चिल्लाया। ठीक है, मैं तुम्हें अभी बाहर जाने दूंगा। परीक्षण की दृष्टि की बाध्यताओं के अंतर्गत मैं अपराध करने का साहस नहीं कर पाऊंगा। लेलिन मुस्कुराया और अपनी उंगलियां चटकाईं। तारांकन धमाका, तारांकन। संपूर्ण सीमित आत्मा क्षेत्र टुकड़ों में बिखर गया, जिससे उसके भीतर का पारदर्शी आत्मा शरीर प्रकट हो गया। उसी समय लेलिन और रोमन के शरीर से प्रकाश की 2 किरणें निकलीं। इससे यह साबित हो गया कि ट्रायल साई के साथ किया गया समझौता लेलिन द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है। हाँ, मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं व्यस्त नहीं हूँ, रोमन चिल्लाया। हाँ, मैंने अपना वादा निभाया है और तुम्हें आत्मा के बंधन से मुक्त कर दिया है। अब हम बराबर हैं। लेलिन ने अचानक अपने हाथ हिलाए और मंत्र रचना को सक्रिय कर दिया। तारांकन टकराना, तारांकन। एक क्षण में प्रयोग की मेज पर मंत्र प्रकाश से प्रकाशित हो गया तथा रोमन को अपने भीतर समाहित कर लिया। क्या हुआ? आप बाध्यकारी समझौते से कैसे बच सकते हैं? रोमन का चेहरा पूरी तरह सदमे में था।
मैंने पहले ही अपने समझौते का पालन कर लिया है और आपको आत्मा के बंधन क्षेत्र से मुक्त कर दिया है। इसके बाद जो कुछ भी होगा वह अनुबंध का हिस्सा नहीं है। लेलिन की आवाज बेहद उदासीन थी। ये तो बस शब्दों का खेल था। जादूगर सभी बुद्धिमान लोग थे और उनसे आसानी से झूठ नहीं बोला जा सकता था। हालांकि रोमन अलग था। वह बहुत समय पहले ही मर चुका था और उसका आत्मिक शरीर एक प्रतिशोधी आत्मा में परिवर्तित हो चुका था। स्वाभाविक रूप से उसकी बुद्धिमत्ता की तुलना किसी औसत मनुष्य से भी नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा प्रयोगशाला के अंदर इतना समय बिताने के बाद लेलिन रोमन की बुद्धिमत्ता को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर रहा था, जिससे वह अधिक उलझन में पड़ जाए ताकि उससे पूछताछ की जा सके। जैसा कि अपेक्षित था, भले ही रोमन ने आज अपनी मृत्यु के कगार पर अप्रत्याशित रूप से अपनी बुद्धिमत्ता वापस पा ली थी, फिर भी लेलिन ने उसे बहकाया और उन्नत ध्यान तकनीक को महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। यहाँ तक कि मेरे लिए भी अभी तक स्तर 3 अनुचर आत्मा शरीर प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, इसलिए मैं आपको कैसे जाने दे सकता हूँ। लेलिन ने रोमन के श्रापों पर ध्यान नहीं दिया और रून के मध्य में चांदी का क्रॉस रख दिया, क्योंकि वह फॉलन स्टार पेंडेंट के लिए अंतिम चरण को पूरा करने लगा था। फॉलन स्टार पेंडेंट लोवियन अकादमी की शिक्षाओं के एक परित्यक्त पृष्ठ से आया था। एआई चिप द्वारा डिक्रिप्ट किए जाने के बाद रोमन की लाश पर मिली कीमिया डायरी के साथ लेलिन इसे संश्लेषित करने की सही प्रक्रिया का पता लगाने में सक्षम था। स्तर 3 के अनुयायी तक आगे बढ़ने के बाद लेलिन ने अपना अधिकांश समय और प्रयास इस निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति को संश्लेषित करने में लगा दिया था। लेलिन को भारी मात्रा में जादुई क्रिस्टल और सामग्री खर्च करने के बाद फॉलन स्टार पेंडेंट लगभग पूरा हो गया था, जहां अंतिम चरण बाकी था, आत्मा जागरण। लेलिन के अनुमान और एआई चिप की गणना के अनुसार अंतिम चरण आत्मा जागरण में पहले से ही आत्मा का पहलू शामिल था और यह कुछ ऐसा था जिसे वह तब हल नहीं कर सका था। हालांकि लेलिन ने आत्मा के अवलोकन के लिए मुख्य सामग्री के रूप में एक्सट्रीम नाइट सिटी के विस्काउंट जैक्सन से बड़ी संख्या में जीवित शरीरों की मांग की थी। कई वर्षों के शोध के बाद लेलिन पहले ही पुष्टि कर सकता था कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में वह आत्मा अनुसंधान के विषय में सबसे आगे होगा और कई मैगी को भी पीछे छोड़ सकता है। इतने सारे प्रयोगों के बाद आत्मा जागरण चरण लेलिन के लिए कोई समस्या नहीं बन पाया। हालांकि क्रॉफ्ट से प्राप्त दूसरे प्राचीन फॉर्मूले टीयर्स ऑफ मैरी के बारे में उन्हें अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। लेलिन का अनुमान था कि यह सूत्र किसी आधिकारिक मैगस के लिए था जिसे अभी तक कोई अनुचर नहीं सीख पाया था। आत्मा जागृति के लिए एक मजबूत आत्मिक शरीर आवश्यक रूप से बेहतर नहीं होता है। एआई चिप के सिमुलेशन और मेरे अपने अनुमान के अनुसार स्तर 3 का अनुयायी इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। लेलिन ने प्रतिशोधी आत्मा रोमन को देखा, जो तड़प रहा था और प्रकाश संरचना पर उसे कोस रहा था। लंबे समय से मैं रोमन की आत्मा की शक्ति को अंतिम चरण के अनुकूल बनाने के लिए जानबूझकर मापता रहा हूं। जब तक मैं आत्मा जागरण को पूरा करने में सक्षम हूं, मुझे जो जादुई कलाकृति मिलेगी वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। ये वह तुरुप का पत्ता था जिसे लेलिन ने आगामी रक्तपात के लिए तैयार किया था। एक निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति आधिकारिक जादूगर की सीमाओं को पार नहीं कर सकती थी। हालांकि अनुचरों के लिए इस जादुई कलाकृति की सुरक्षा को नष्ट करना लगभग असंभव था। जब तक लेलिन के पास वह पेंडेंट रहेगा, रक्तपात में उसकी सुरक्षा काफी बढ़ जाएगी। मुझे जाने दो, आप मुझसे वादा किए। रोमन, जो जादू के ढांचे में फंसा हुआ था, लगातार चीख रहा था। अंत में प्रतिशोधी आत्मा रोमन ने धीमे स्वर में शाप दिया, घृणित दुष्ट, मैं तुझे शाप देता हूं। बस करो तुम्हारी बकवास। लेलिन की भौहें सिकुड़ गईं और उसने एक चांदी का तरल पदार्थ सीधे गिरे हुए स्टार पेंडेंट पर डाल दिया। तारांकन सस्सी, तारांकन। चांदी के हार से सफेद धुएं का एक बादल उठा और हवा में सफेद धुंध एक बड़े जबड़े में बदल गई, जिसमें धारदार दांत लगे थे जो सीधे रोमन को काट रहे थे। तारांकन का चा, तारांकन। रोमन को तुरंत ही उस बड़े दुष्ट मुंह ने खा लिया, जिसे वह ऐसे खोलता और बंद करता था मानो बाद के स्वाद का आनंद ले रहा हो। लेलिन ने बड़े मुंह को घूर कर देखा और ये देखने के बाद कि रोमन पूरी तरह से निगल लिया गया था, उसने एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्रोच्चार की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी और लेलिन की मंत्र संरचना जो उसने प्रयोगशाला पर बनाई थी, केंद्र की ओर सिकुड़ने लगी और अंततः ये सब गिरे हुए स्टार पेंडेंट पर स्थानांतरित हो गई। रूनों के अभिसरण के साथ चांदी के क्रॉस पर पैटर्न अधिक विस्तृत प्रतीत होने लगे और प्रकाश के रहस्यमय रंगों से चमकने लगे। मोहर। लेलिन ने अपनी नजर क्रॉस पर टिका दी। जब सभी रून चांदी के गिरे हुए तारे के पेंडेंट द्वारा स्वीकार कर लिए गए, तो उसने हवा में विशाल मुंह की ओर इशारा किया। तारांकन पू, तारांकन बुलबुला फूटने जैसी आवाज सुनाई दी। सफेद मुंह सीधे फैल गया और सफेद गैसीय पिंडों के धागे उत्सर्जित हुए। उनके मध्य में काले रंग की कई लड़ियां थीं, जो लगातार चांदी के क्रॉस पर गिर रही थीं। मेरे नाम के साथ लेलिन फॉलियर, गिरे हुए स्टार पेंडेंट टिमटिमाना। लेलिन की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसने अपनी उंगलियों को काट लिया, जिससे खून की एक बूंद गिरे हुए स्टार पेंडेंट पर टपक गई। चांदी के क्रॉस में लाल रत्न चमक उठा और सीधे लेलिन का खून उसमें समा गया। तारांकन टकराना। तारांकन गिरे हुए तारे के पेंडेंट से एक मजबूत चूषण बल प्रकट हुआ, जो चांदी के क्रॉस की सतह के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ एक बवंडर का निर्माण कर रहा था। इसने सभी काले और सफेद गैसीय यौगिकों को सीधे ही सोख लिया। घने कोहरे ने अंदर के चांदी के क्रॉस को ढक लिया और वह हवा में तैरते हुए काले और सफेद रंग की एक चमकदार गेंद बन गया।
बहुत अच्छा, जागृति चरण सक्रिय हो गया है और अब तक सब कुछ बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल रहा है। लेलिन ने हवा में चमकती गेंद को देखा, उसकी आंखों में उत्साह था। अब आगे क्या होगा, ये। दूसरे दिन सुबह लेलिन ने अपनी हथेली में रखे चांदी के क्रॉस को देखा, उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। इस समय गिरे हुए सितारे का पेंडेंट चांदी के भूरे रंग का हो गया था और गहने भी फीके और चमकहीन लग रहे थे। केवल बाहरी दिखावे के आधार पर इसकी तुलना पिछली आधी अधूरी वस्तु से भी नहीं की जा सकती। हालांकि एआई चिप के संकेत ने लेलिन को आनंदित महसूस कराया। बीप, निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति फॉलन स्टार पेंडेंट को सफलतापूर्वक संश्लेषित किया गया है। गिरा हुआ सितारा पेंडेंट निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति। रक्षा के लिए प्रयुक्त मुख्य घटक स्टेलर मिश्र धातु मैनफाइला रॉक मैनकेस्ट्रे बोन मैरो। शारीरिक रक्षा 13 डिग्री, जादुई रक्षा 15 डिग्री। होस्ट पर आक्रमण होने पर तत्काल सक्रियण। एआई चिप पर दिखाए गए विभिन्न आंकड़ों ने लेलिन को बेहद खुश कर दिया। रक्षा जादू की कलाकृति बाजार में भी नहीं खरीदी जा सकती थी। सामान्यतः स्तर 3 के अनुयायी का आक्रमण लगभग 10 डिग्री या उससे अधिक होता था। केवल आधिकारिक मैगी और उससे ऊपर के स्तर के लोग ही 20 डिग्री से अधिक का जादू कर पाएंगे। हाथ में फॉलन स्टार पेंडेंट के साथ, जब तक इसमें अभी भी ऊर्जा थी, लेलिन स्तर 1 और स्तर 2 के अनुचरों के हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता था। ट्रेवर के रिवॉल्विंग शील्ड पोशन के साथ लेलिन हमलों की बौछार को सहन करने में सक्षम होगा, भले ही वह स्तर 3 के अनुयायी से आया हो। ये कहा जा सकता है कि फॉलन स्टार पेंडेंट के सफल संश्लेषण के साथ लेलिन का अस्तित्व सुनिश्चित हो गया। ये जादुई कलाकृति आधिकारिक मैगस के रक्षात्मक बल क्षेत्र के सरलीकृत संस्करण की तरह है, अचानक लेलिन ने कहा। जादूगरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान लेलिन के दिल में और भी अधिक उमड़ पड़ा। मैगस वर्ल्ड की निरंतर परंपरा हाल के समय में ही लगभग 1000 वर्षों तक चली। इससे पहले भी अतीत में गौरवशाली और भव्य प्राचीन काल हुआ करता था। प्राचीन अतीत में, आदिकालीन और अनादिकाल में समय का असंख्य संचय था, फिर भी इन कालखंडों में कितने लोग प्रतिभाशाली थे, कितनों ने रहस्यमय मंत्रों का आविष्कार किया था। केवल एक विशालकाय व्यक्ति के कंधे पर खड़े होकर ही कोई व्यक्ति आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से देख सकता है, कड़ी मेहनत कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। एआई चिप के साथ भी लेलिन के पास अन्य जादूगरों की तुलना में बेहतर आधार था। एक जादूगर के मार्ग पर चलते हुए उसे अभी भी अपने पूर्ववर्तियों के अनुभवों पर निर्भर रहना था तथा स्वयं और अपनी क्षमताओं में सुधार करना था। आह भरकर लेलिन ने चांदी के रंग का क्रॉस अपनी गर्दन पर लटका लिया। बर्फ जैसा ठंडा पेंडेंट त्वचा के सीधे संपर्क में आया और लेलिन ने अपना कॉलर ऊपर खींच लिया। इस तरह कोई भी यह नहीं बता सकता था कि लेलिन ने पेंडेंट पहना हुआ है। फॉलन स्टार पेंडेंट के साथ मेरी सुरक्षा की गारंटी है। अब अगला कदम एआई चिप का उपयोग करके रक्तपात में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ मजबूत रैंक 0 मंत्रों का संयोजन तैयार करना है। हालांकि लेलिन को रोमन की बातों पर विश्वास था, लेकिन मौजूदा पुरस्कारों के साथ वह इसे जाने नहीं देगा। उसकी पिछली योजना रक्तपात के माध्यम से ग्राइंड वाटर प्राप्त करने की थी और अभी उसने हार मानने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार वह अभी भी किसी भी रैंक 1 मैगी को हरा नहीं सका। अकादमी और प्रोफेसरों की मजबूरी के चलते उसे अभी भी गुप्त विमान में खून खराबे में शामिल होना पड़ा। तारांकन डोंग 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 तारांकन। जब लेलिन गहन विचार में डूबा हुआ था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कृपया दर्ज करें। लेलिन ने बोलने से पहले जल्दी से प्रयोगशाला में अपने काम के निशान मिटा दिए और अपने कपड़े व्यवस्थित किए। तारांकन चरमराहट। तारांकन। लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और उसी समय जब हरे रंग की पोशाक पहने बिकी अंदर आई, एक सुगंधित खुशबू अंदर आए और लेलिन की नाक में घुस गई। लेलिन, मेंटर ने मुझे आगामी स्कूल प्रतियोगिता के लिए आपका पंजीकरण कराने को कहा है। बिक्की अपने हाथों में एक सफेद फूल लेकर खेल रही थी। रक्तपात से पहले एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी ने अपने अनुयायियों को पोषित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं छोड़ी थी। विभिन्न सामग्रियों और मंत्र मॉडलों की कीमतें गिर गई थीं और उन्होंने रक्तपात से पहले कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया था। केवल भागीदारी से ही जादुई क्रिस्टल, मंत्र मॉडल, सामग्री और इसी प्रकार की अन्य चीजें उदार पुरस्कार के रूप में प्राप्त होंगी। जहां तक शीर्ष कुछ रैंकों की बात है, तो उन्हें पुरस्कार के रूप में मंत्रों की सूची और आक्रमणकारी औषधियां भी दी गईं। हालांकि लेलिन के पास जादुई क्रिस्टल की कमी नहीं थी और वह अपने लिए आक्रमणकारी औषधियां भी बना सकता था। जहां तक चैंपियन के लिए इनाम की बात है, तो यह कोई जादुई कलाकृति नहीं थी, इसलिए वह जरा भी आकर्षित नहीं हुआ। हालांकि उन्हें अभी भी कम से कम कुछ सही प्रयास तो दिखाना ही था। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और बिकी के साथ छात्रावास से बाहर चला गया। 3 साल तक उससे न मिलने के बाद वह लड़की एक खूबसूरत युवती में बदल गई थी। बिक्की चुप थी और आगे चल रही थी। लेलिन ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। दोनों बगीचे से गुजरे और बिकी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेलिन, तुम्हें पता है क्या, फैले पहले ही मुझे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए सहमत हो चुका है। ये कहते हुए लेलिन ने बिकी की आंखों में एक अजीब अभिव्यक्ति देखी। सच में, बधाई हो। लेलिन को बिकी के फैले पर क्रश होने के बारे में पहले दिन से ही पता था जब वह वहां आया था। अपनी अच्छी दोस्त को उसकी इच्छा पूरी करते देखकर वह बिकी के लिए कुछ हद तक खुश हुआ। साथ ही वह कुछ चिंतित भी था।
उन्हें फैले के चरित्र के बारे में कुछ समझ थी और वे जानते थे कि फैले को सुर्खियों में रहना पसंद है। इसके अलावा फैले बहुत घमंडी था। हालांकि विकी के मुस्कुराते हुए भाव को देखने के बाद भी लेलिन ने चुप रहना ही उचित समझा। पंजीकरण क्षेत्र बस आगे ही है। बगीचे के क्षेत्र में घूमने के बाद विकी ने लेलिन को पंजीकरण क्षेत्र से परिचित कराने की पहल की। अकादमी प्रतियोगिताएं कई श्रेणियों में विभाजित हैं। इनमें से कुछ औषधि बनाने वाले हैं, कुछ पौधों की कटाई करने वाले हैं तथा कुछ अन्य कम ज्ञात विषय हैं। हालांकि सबसे जीवंत घटना अभी भी लड़ाई प्रतियोगिता है। कोई भी अनुयायी इसमें शामिल हो सकता है और इनाम भी बहुत बड़ा है। हालांकि अनुचर कई कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर क्रॉफ्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि आप औषधि बनाने के कार्यक्रम में शामिल हो जाएं। विक्की ने अपनी चिंतित अभिव्यक्ति को छिपाए बिना लेलिन की ओर देखा। चिंता मत करो, मैं केवल औषधि बनाने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हूं। लेलिन ने मुस्कुराते हुए विकी को सांत्वना दी। लेलिन उन प्रतिभाशाली 5वीं कक्षा के अनुचरों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। उनके पीछे कई प्रोफेसरों का समर्थन था और वे निश्चित रूप से अपने साथ जादुई कलाकृतियां ले जाते थे। इसके अलावा युद्ध पुरस्कार उसके लिए बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। ये पुरस्कार स्पष्टतः उन औसत अनुयायियों को एक अंतिम अवसर देने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि लेलिन केवल एक औपचारिकता के रूप में आया था, स्वाभाविक रूप से उसे ऐसा करने का सबसे सरल तरीका चुनना था। शिक्षा क्षेत्र के सामने कई काले डेस्क लगे हुए थे। उनके पीछे लगे बैनर पर पोशनिंग और फाइटिंग जैसे शब्द लिखे थे। कई अनुचर पंजीकरण कराने के लिए मेजों के चारों ओर भीड़ लगाए हुए थे। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वे अनुचर थे जो हाल ही में अकादमी में वापस आए थे। लेलिन ने पोशनिंग लड़ाई के लिए सीधे पंजीकरण करने से पहले कुछ देर सोचा। इसे पकड़ो, आपका निर्धारित नंबर 32 है और प्रतियोगिता कल दोपहर 3 बजे शुरू होगी। कृपया समय पर आएं और भाग लेने के लिए प्रयोग क्षेत्र 13 के बड़े हॉल में आएं। ग्रे रंग की पोशाक पहने प्रशासनिक कर्मचारियों ने लेलिन को एक चर्मपत्र थमाया तथा उसे एक क्रमांकित कार्ड भी दिया। अगला, भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति की अधीर आवाज सुनकर लेलिन ने अपनी नाक रगड़ी, अपना सिर हिलाया और चला गया। चलो जश्न मनाने के लिए रेस्तरां में चलें, लेलिन ने विक्की से कहा, जो उसके बगल में था। अगर मैं इसका भुगतान कर दूं तो बेहतर होगा, क्योंकि यह हमारे इतने लंबे समय के बाद पुनः मिलने का जश्न होगा। विक्की के चेहरे पर खुशी का भाव प्रकट हुआ। डॉट 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 दूसरे दिन लेलिन हॉल 13 पर 5 मिनट पहले पहुंच गया। इस समय कई पोशनरिंग अनुयायी पहले से ही यहां इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों ने लेलिन को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, जबकि कुछ चेहरे बेहद अपरिचित थे। यह कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि अधिकतर जादूगर प्रयोग करने के लिए अक्सर अपनी प्रयोगशालाओं में ही रहते थे, विशेष रूप से वे जो औषधि विद्या और कीमिया का अभ्यास करते थे। मलिन और विक्की भी भीड़ में आ गए और लेलिन को देखकर मुस्कुराने लगे। तारांकन डिंगलिन लिन। तारांकन घंटी की तीखी आवाज के साथ काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति भीड़ में से उभरा। आधिकारिक जादूगर, लेलिन ने मन ही मन कहा। यद्यपि वह पहले जैसा नहीं था, लेकिन आधिकारिक मैगस की तुलना में वह अभी भी एक चींटी था। एआई चिप भी असहाय थी, क्योंकि यह आधिकारिक मैगस के चारों ओर रक्षात्मक बल क्षेत्र द्वारा अवरुद्ध थी। आप सभी मुख्य हॉल में प्रवेश करें और अपने कार्ड नंबर द्वारा इंगित अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में जाएं। मैं केवल 5 मिनट तक इंतजार करूंगा और जो लोग उस समय तक वहां नहीं पहुंचेंगे उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आवाज अत्यंत कर्कश और कानों को अप्रिय थी। अपना भाषण समाप्त करने के बाद काले वस्त्रधारी मैगस ने अपना वस्त्र हिलाया और उसका शरीर टुकड़ों में बंट गया तथा असंख्य चमगादड़ों में बदल गया, जो उड़ गए। वहां उपस्थित अनुचर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तारांकन टकराना। तारांकन यह न जानते हुए कि पहले किसने कदम उठाया, पूरा हॉल शोर मचाने लगा और भीड़ मुख्य हॉल में आ गई। हालांकि लेलिन जल्दी में नहीं था, फिर भी उसका शरीर अनजाने में भीड़ के साथ हॉल में धकेल दिया गया। बहुत प्रयास के बाद वह अपने प्रयोग की मेज तक पहुंचने में सफल रहे। एक शुद्ध सफेद मेज के कोने पर संख्या 32 लिखी हुई थी। मेज पर कुछ जड़ी बूटियां, सामग्री और चर्मपत्र का एक टुकड़ा भी था। लेलिन को एक सांस में ही पता चल गया कि ये एक उपचार औषधि के लिए आवश्यक सामग्री थी। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। कोई भी अनुचर जो अपना स्थान नहीं पा सका है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। काले वस्त्र पहने मैगस की आवाज फिर सुनाई दी। उसी समय कई अनुचरों की चीखें सुनाई दी। लेलिन ने अपने बगल में एक बदकिस्मत साथी को देखा, जो उसकी मेज से सिर्फ एक कदम की दूरी पर था। उसे एक काले बल्ले से पकड़कर हॉल से बाहर फेंक दिया गया। इस बार विषय है एक उपचार औषधि तैयार करना। सूत्र और सामग्री प्रयोग टेबल पर हैं और आपके पास 3 घंटे होंगे। अयोग्य अनुचरों के समूह से निपटने के बाद काले वस्त्र पहने मैगस की आवाज एक बार फिर गूंजी। तुम्हारी हर गतिविधि पर मेरी नजर है, इसलिए इसमें धोखाधड़ी करने की कोशिश मत करो। यदि नहीं, तो मैं तुम्हें खून का पाठ पढ़ाऊंगा। आशा के अनुसार लेलिन ने चर्मपत्र कागज उठाया और यह वास्तव में एक उपचार औषधि का फॉर्मूला था। यह एक ऐसी प्राथमिक औषधि है, मैंने इसे इतनी बार बनाया है कि मुझे उल्टी आ सकती है। लेलिन को बहुत निराशा हुई, लेकिन फिर भी उसने कुशलता से एक बीकर उठा लिया। एक बाहरी व्यक्ति के लिए लेलिन की हर गतिविधि अब पाठ्यपुस्तक मानक थी। उसकी भुजाएं मजबूत थीं और वे कांपती नहीं थीं।
शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक क्रिया एक अद्वितीय सौंदर्यात्मक गति से भरी हुई थी। तारांकन ड्रिप। तारांकन। हरे तरल की एक बूंद को एक परखनली में डाला गया और पूरी परखनली क्षण भर के लिए लाल हो गई। ये पूरा हो गया। लेलिन ने एआई चिप के रिकॉर्डिंग समय को देखा, 1 घंटा 20 मिनट। ऐसा लगता है जैसे मुझमें थोड़ी जंग लग गई है। बहुत बढ़िया, ये पूरा हो गया। एक काला चमगादड़ तुरंत लेलिन की प्रयोग मेज पर उड़ाया और लेलिन की औषधि की जांच करने लगा। महोदय, लेलिन ने जल्दी से सिर झुकाया। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या आप लेलिन नहीं हैं? उस बूढ़े क्रॉफ्ट का प्रशिक्षु। स्वर्ग सचमुच अन्याय है, उसके पास पहले से ही इतना उत्कृष्ट प्रशिक्षु मलिन था, फिर भी अब उसने तुम्हें उसके पास भेज दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चमगादड़ ने क्रॉफ्ट को पहचान लिया हो और वह बगल में बुदबुदा रहा था। लेलिन ने पूरी बात चुप्पी बनाए रखी। लेलिन के मन में मैगस के साथ संबंध स्थापित करने का कोई विचार नहीं था और उसके पास ऐसा करने की क्षमता भी नहीं थी। ठीक है, मुझे औषधि सूंघने दो। ये देखा जा सकता था कि लेलिन को लट की तरह चुप रहते देख चमगादड़ ने अचानक बोलने से पहले कुछ देर तक कोसा। लेलिन ने टेस्ट ट्यूब का प्लग खोला और उसे चमगादड़ के सिर के नीचे लगा दिया। उपचार औषधि, गुणवत्ता उत्कृष्ट है। बच्चे, तुम पास हो गए। चमगादड़ कुछ अफसोस के साथ उड़ गया और एक अप्रिय आवाज निकाली, लेलिन। प्रोफेसर बदलने और मेरे साथ जुड़ने पर विचार करें। इस पर लेलिन केवल व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा सका। पोषनिंग प्रतियोगिता 2 दिन और 1 रात तक चली। सौभाग्य से सभी अनुचर अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए ऊर्जा कणों का उपयोग कर सकते थे, जिससे वे प्रतियोगिता के दौरान पूरी तरह टिके रह सके। लेलिन भी इन 2 दिनों में औषधि तैयार कर रहा था। प्रतियोगिता की तीव्रता के साथ साथ अकादमी द्वारा दिए गए विषय भी अधिक कठिन होते गए। बिकी को तीसरे राउंड में ही बाहर कर दिया गया था। अंत में वे शुरुआती औषधियों की ओर बढ़ गए। परीक्षणों की इन श्रृंखलाओं के माध्यम से लेलिन ने खुद को बाकी लोगों से अलग कर लिया और अपने वरिष्ठ मलिन के साथ प्रतियोगिता में आगे निकल गया। जहां तक अंतिम भाग की सामग्री का प्रश्न है, तो इसमें हॉफडोर के रेडियंस जल का निर्माण किया जाना था। यह एक प्रकार की उपचारात्मक औषधि थी जो नकारात्मक ऊर्जा के कारण होने वाली चोटों का इलाज करने में सक्षम थी। यहां तक कि शुरुआती लोगों के बीच भी इसे बनाना अत्यंत कठिन माना जाता था। यद्यपि लेलिन को एआई चिप के साथ इसे सफलतापूर्वक तैयार करने का विश्वास था, लेकिन छिपाने के कारणों से उसने अनायास ही गलती करने का नाटक किया और मलिन से हारकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। देर रात लेलिन अपने छात्रावास में वापस आया और दूसरा पुरस्कार, एक अग्नि दहन औषधि, एक तरफ फेंक दिया। इस प्रकार के आक्रमण औषधि की शक्ति 8 से 9 डिग्री तक होती थी, जिसे स्तर 3 के अनुयायी के लिए अत्यंत उल्लेखनीय तुरुप का पत्ता माना जा सकता था। हालांकि लेलिन की नज़र में ये योग्य नहीं था। 1 साल पहले से ही वह अपने आप ही इस तरह की औषधि तैयार कर सकता था। आखिरकार यह खत्म हो गया। अब बस इतना ही बाकी है कि गुप्त विमान में होने वाले खून खराबे के लिए पूरे मन से तैयारी की जाए। जहां तक कुछ अकादमियों के बीच खून खराबे की बात है, तो इसे अकादमी प्रतियोगिताओं की तरह जल्दबाजी में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां तक कि अंतर विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान भी दुर्घटनाओं के कारण कुछ ही शिष्यों की जान गई। हालांकि इस रक्तपात के दौरान मुकाबला 2 बनाम 1 था और उनके दुश्मन का लक्ष्य एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी को खत्म करना था। तारांकन डोंग डोंग डोंग। तारांकन। गहरी सोच में डूबे लेलिन ने दरवाजे के बाहर खटखटाहट की आवाज सुनी। कौन है भाई? अब तो बहुत देर हो चुकी है। लेलिन ने दरवाजा खोला तो वह काफी नाखुश था। यह मैं हूं। दरवाजे के बाहर एक लड़की लबादा ओढ़े खड़ी थी और उसकी आवाज में चुलबुलापन था। तुम हो, बिक? इससे पहले कि लेलिन अपनी बात पूरी कर पाता, उसके होंठ सील हो चुके थे। दरवाजा बंद हुआ और लबादा खिसक गया, जिससे एक बड़ा किंतु उत्तेजक और नग्न शरीर सामने आ गया। ये है, क्या हो रहा है? जब लेलिन को होश आया तो उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और एक लड़की लगातार उसके ऊपर तड़प रही थी। अपने शरीर के नीचे आनंद महसूस करते हुए लेलिन ने बिकी की कमर को छूने की उसकी इच्छा और प्रलोभन का विरोध किया, जिससे उसकी हरकतें रुक गईं। तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आपको सांत्वना देने का इससे बेहतर तरीका नहीं सोच सकता। लेलिन, परेशान मत हो, ये नुकसान केवल अस्थायी है। बिक्की ने प्यार से मुंह बनाया। लेलिन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यदि वह दर्पण में देख सकता तो निश्चित रूप से उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान होगी। वह जानबूझकर हार गया, फिर भी उसने यह नहीं सोचा था कि यह मूर्ख लड़की बिक्की वास्तव में उसके द्वारा मूर्ख बना दी जाएगी। ये सोचकर कि वह बहुत दुखी होगा, उसने उसे सांत्वना देने के लिए खुद को आगे कर दिया। इसी समय लेलिन ने इस दुनिया में व्याप्त अनैतिक प्रथाओं के प्रति अपनी सारी आशाएं खो दी। ठीक है, फेले के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? लेलिन ने पूछा। उसे पता नहीं होगा। इसके अलावा शादी से पहले मुझे अपनी आज़ादी है। बिक्की ने एक कोमल मुस्कान प्रकट की और धीरे धीरे अपनी कमर को फिर से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर शादी के बाद क्या होगा? लेलिन कुछ नाखुश था और उसने अपनी हरकतें तेज कर दीं। नाजुक सुंदरी कुछ देर तक हौंफती रही, फिर बड़ी मुश्किल से बोली, माँ, शादी के बाद मुझे फेले के लिए अपने शरीर की रक्षा करनी होगी। इसके बाद लेलिन ने एक और गहरा प्रहार किया, जिससे बिक्की तीखी आवाज में कराह उठी। फिर वह लेलिन की बाहों में गिर पड़ी, मानो उसके शरीर की सारी हड्डियां निकल गई हों। आप वास्तव में
तो ठीक है, जब मैं फेले के लिए बच्चा पैदा कर लूंगी और रक्त परीक्षण से इसकी पुष्टि हो जाएगी, तो जब भी तुम चाहो तुम मुझे ढूंढ सकती हो। बिक्की का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सिर लेलिन की बाहों में छिपा लिया। यह क्या है? क्या मैंने फेले को पहले से ही हरे रंग की टोपी पहनने की अनुमति दे दी है? लेलिन ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसके हाथों ने अनायास ही बिक्की की भरपूर चोटियों को पकड़ लिया और बेतहाशा हिलना शुरू कर दिया। सुबह में लेलिन ने लड़की के नंगे शरीर को सहलाया और उसे समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक लाभकारी दोस्त बन जाऊंगा। अपनी बाहों में लेटे हुए बिक्की को देखकर लेलिन की अभिव्यक्ति जटिल थी। इस तथ्य के बारे में कि उसने पिछली रात खुद को उस पर फेंक दिया था, लेलिन ने अनुमान लगाया कि इसके पीछे कुछ कारण थे। पहली बात तो ये थी कि बिक्की की उसके बारे में अच्छी धारणा थी। चूंकि वह उसे पराजित होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह उसे सांत्वना देने के लिए यहाँ आई थी। दूसरी बात यह थी कि इस दुनिया की प्रथाएं आमतौर पर अधिक खुली थीं, और बिक्की उसके साथ संभोग करने से पहले कुंवारी नहीं थी। जाहिर है कि उसने पहले भी संभोग किया था। अंततः निकट आ रहे रक्तपात के कारण वह मानसिक रूप से बेचैन हो गई, इसलिए उसके अवचेतन मन ने कुछ उत्तेजक गतिविधियां करने का निर्णय लिया और इस प्रकार अपनी कुंठा को बाहर निकाला। बहरहाल, कारण चाहे जो भी रहे हों, बिक्की एक सुंदर लड़की थी और लेलिन हारने वाली स्थिति में नहीं था। अचानक लेलिन पर मौजूद महिला शरीर हिल गया और सीधा बैठ गया। ये वक्त क्या है? वास्तव में अभी 7 बजे हैं। ठीक नहीं है, मुझे मेंट की प्रयोगशाला में जाना है। बिक्की जल्दी से बिस्तर से उतर गया और उस खूबसूरत शरीर को एक बार फिर लेलिन के सामने प्रकट कर दिया। उसने जल्दी से अपने लबादे के बटन लगाए, लेलिन के गालों पर एक हल्का सा चुंबन दिया और फिर कमरे से बाहर निकल गई। वास्तव में लेलिन ने बिक्की के जाते हुए रूप को देखा और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। बहुत जल्द ही पिछली रात का रोमांस लेलिन के दिमाग से निकल गया। गुप्त विमान हत्याकांड निकट आ गया था। यह ऐसा हत्याकांड था जिसे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का कोई भी अनुयायी टाल नहीं सकता था। विशेषकर 5वीं कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र, जो प्रतिभाशाली थे, विरोधी अकादमियों के निशाने पर थे। इसके विपरीत लेलिन के पास केवल पोषण बनाने में ही कुछ प्रतिभा थी। इसके अलावा उसके पास उसका वरिष्ठ मलिन था, जो सभी अवांछित ध्यान आकर्षित करता था, इसलिए वह सुर्खियों में नहीं आता था। यही कारण था कि लेलिन ने कभी अपनी असली क्षमताओं का खुलासा नहीं किया। इसके बाद लेलिन ने अपनी प्रयोगशाला में जाकर फॉलेन स्टार पेंडेंट से खुद को परिचित किया और मंत्र मॉडलों का विश्लेषण करने के लिए एआई चिप का उपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने उच्च स्तर के आक्रमण वाले उन रैंक 0 मंत्रों का अनुकरण किया जिन्हें गुप्त विमान रक्तपात की तैयारी के लिए अपने आक्रमण औषधियों के साथ प्रयोग किया जाना था। बादलों का रंग धूसर था और बीच बीच में बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि क्षितिज पर कोई छाया उनके ऊपर मंडरा रही है। भूरे वस्त्र पहने हुए अनुचरों को जंगली घासों से भरे मैदान में ठूंस दिया गया था। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उनकी आंखों से संभवतः क्रूर या खाली भाव झलक रहे थे। कुछ काले और सफेद वस्त्र पहने सरकारी जादूगर उनके सामने खड़े थे। लेलिन अनुचरों के एक कोने में कहीं खड़ा था और चुपचाप खड़ा था, तथा कभी कभी अपने सामने खड़े प्रोफेसरों की ओर देख रहा था। प्रोफेसरों के बीच सबसे आगे एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, जो स्थिर खड़ा था और अवचेतन रूप से उसके शरीर से ऊर्जा तरंगों की किरणें निकल रही थीं, जिससे लेलिन की आध्यात्मिक शक्ति का संचार धीमा पड़ गया था। वह व्यक्ति निश्चित रूप से हमारे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का अध्यक्ष है, जो किंवदंतियों में रैंक 2 का जादूगर है। लेलिन ने अपना सिर नीचे झुका लिया, फिर से सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जहां तक स्कैन करने के लिए एआई चिप का उपयोग करने की इच्छा का सवाल है, लेलिन ने इसे अपने दिल में गहराई से दबा लिया। रैंक 2 मैगस की ताकत बेहद रहस्यमय थी और लेलिन को उससे इस एआई चिप को छिपाने में कोई भरोसा नहीं था। इसके अलावा अभी एआई चिप रैंक 1 मैगस की बाधाओं को भी पार नहीं कर सकती है, इसलिए उसे और अधिक शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या हम यही गुप्त विमान को सक्रिय कर रहे हैं? लेलिन ने आसपास का माहौल देखा। मंद प्रकाश वाले आकाश के नीचे मैदान में सन्नाटा पसरा था। चूहे और छिपकलियां मानो ये जान गई हों कि कोई बड़ा युद्ध होने वाला है, और बहुत पहले ही वे उस स्थान को छोड़कर जा चुके थे। अनुचरों में लेलिन ने बिकी, मलिन, निस्सा, जैडन आदि को भी देखा। जैडन अनुचरों के बीच सबसे आगे खड़ा था और उसका चेहरा बेहद उदास था। उसकी आंखों के चारों ओर मोटे काले घेरे थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। निस्सा भीड़ के अंत में खड़ी थी और उसका पूरा शरीर भूरे रंग के वस्त्र में लिपटा हुआ था, जो अत्यंत निम्न प्रोफाइल वाला था। जहां तक बिकी और मलिन का प्रश्न है, वे एक दूसरे से कुछ बुदबुदा रहे थे। लेलिन को देखकर बिक्की ने उसे मुस्कुराकर देखा। बिक्की के पास कुछ आक्रमणकारी औषधियां हैं जो मैंने उसे दी थी, और वह कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं है, इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि वह ठीक हो जाएगी। लेलिन ने खुद को सांत्वना दी। वे यहाँ हैं, वे यहाँ हैं। अचानक अनुचरों के बीच हंगामा मच गया, जिससे लेलिन की विचार श्रृंखला टूट गई। लेलिन ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर उठाकर दूर की ओर देखने लगा। दूर क्षितिज पर अचानक एक काला धब्बा दिखाई दिया। जैसे जैसे काला धब्बा धीरे धीरे निकट आता गया, उसका आकार भी बढ़ता गया। जब ये काला धब्बा एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के प्रतिनिधियों के सामने पहुंचा, तो लेलिन इस प्राणी का पूरा स्वरूप देखने में कामयाब हो गया। यह एक विशालकाय भरिंग था जिसके 8 लंबे और मजबूत पैर थे।
उनमें से प्रत्येक 1 दर्जन मीटर से अधिक लंबा था। भरिंग के छोटे से सिर के ऊपर एक जोड़ी मिश्रित आंखें थीं, जो एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के लोगों को देख रही थीं। लक्ष्य में रक्षात्मक अवरोध की एक परत है और इसे मुख्य रूप से रैंक एक मैगस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मेजबान को लक्ष्य से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इस समय एआई चिप की आवाज गूंजी, जिससे लेलिन को एहसास हुआ कि यह भरिंग कितना दुर्जय था। सस विशालकाय भरिंग के मुंह से पीले हरे रंग की लार की कुछ बूंदें टिपकी, जो जमीन पर गिरकर एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गईं। आसपास के अनुचर एक साथ पीछे हट गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, ऐसा लग रहा था कि वे इससे सदमे में हैं। आप किस बात से भयभीत हैं? ये तो बस एक एबिस स्टील बैक बीटल है। मौन। सामने खड़े प्रोफेसरों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के तहत अनुचर धीरे धीरे अपने भय से उबर गए। सिली, तुम्हारे अनुचर वास्तव में मेरे बच्चे से डर गए थे। ऐसा लगता है कि इस समय उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हा हा हा। एक कर्कश पुरुष आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक सफेद वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का मैगस भरिंग की पीठ से कूद पड़ा। यद्यपि वह देखने में मध्यम आयु का लग रहा था, परंतु उसकी भौहें बर्फ की तरह सफेद थीं। हन। दूसरे पक्ष के ताने से अप्रसन्न प्रतीत होते हुए गंजे चेयरमैन साइली ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। हालांकि एआई चिप की पहचान से लेलिन ने देखा कि एक निराकार ऊर्जा तरंग सिले के शरीर से भरिंग की ओर विकीर्ण हो रही थी। वो भरिंग के पीछे से कुछ भयभीत आवाजें आईं और ऐसा लग रहा था कि ये आवाजें बच्चों की थीं। सिली, आप वास्तव में। सफेद भौहों वाला मैगस क्रोध में था और उसकी भौहें अचानक लाल हो गईं, मानो उनमें से खून टपकने वाला हो। कैसा है? चेयरमैन साइली इस तरह आगे बढ़े मानो वे दबंगई दिखा रहे हों। उस सफेद भौं वाले मध्यम आयु वाले व्यक्ति को सेज गोथम हट का अध्यक्ष होना चाहिए। हालांकि वह भी रैंक 2 मैगस है। चेयरमैन साइली एक डार्क मैगस है, जो युद्ध की कला में उत्कृष्ट है, इसलिए उसकी ताकत निश्चित रूप से व्हाइट ब्रो से अधिक मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। लेलिन की आंखें चमक उठीं। जब अनुचरों ने सोचा कि ये दोनों चेयरमैन युद्ध करने वाले हैं, तो आकाश से एक सनसनाती हुई ध्वनि आई। एक विशाल घोड़ागाड़ी जो कुछ दर्जन मीटर तक फैली हुई थी, जिसके दोनों ओर बर्फ से सफेद पंखों की एक जोड़ी थी, धीरे धीरे कुछ कोंडोरों के नियंत्रण में आ गई। तारांकन टकराना। तारांकन। घोड़ागाड़ी स्थिर होकर जमीन पर उतरी। दरवाजा खुला और एक सफेद वस्त्र पहने सुनहरे बालों वाली महिला बाहर निकली। गुरु, रुको, मत भूलिए कि हमने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सुनहरे बालों वाली महिला की बात सुनकर सिले और गुरु ने उपहास किया और अपने अपने समूहों में वापस लौट गए। सुनहरे बालों वाली महिला के पीछे अनुचरों का एक समूह घोड़ागाड़ी से बाहर आया। उनके शरीर से स्पष्टतः प्रबल ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं। हे सिले, मुझे आशा है कि आपके अनुयायी जीवित बच जाएंगे। अपनी अकादमी को वास्तविक कब्रिस्तान में न बदलने दें। श्वेतभान गुरु ने उपहास किया। उसके पीछे भरिंग ने धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ लिया, जिससे सीढ़ियों का एक समूह बन गया, जहां से कई अनुचर नीचे उतरे। दोनों अकादमियों के अनुचर एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के शिविर को खतरनाक नजरों से देख रहे थे, मानो यहाँ के अनुचर सभी शिकार हों। उनमें से अधिकांश लोग स्तर 3 के अनुयायी हैं, तथा स्तर 2 के अनुयायियों की संख्या बहुत कम है। जहां तक लेवल 1 के अनुचर की बात है, तो वहां कोई नहीं है। लेलिन का दिल दहल गया। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की कमजोर स्थिति के कारण रक्तपात के नियम स्पष्ट रूप से उनके अनुकूल नहीं थे। न केवल वे 2 लोग 1 के विरुद्ध थे, बल्कि दूसरा पक्ष अपने स्तर 1 के अनुयायी को रक्तपात से बाहर रख सकता था। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के विपरीत, जहां उनके सभी अनुयायियों को प्रवेश करना पड़ता था। ये स्तर 1 के अनुचर केवल तोप के चारे की भूमिका निभा सकते थे जब वे प्रवेश करते थे, और आगे उनका कोई उपयोग नहीं था। इस अनिवार्य भर्ती के बाद एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की स्थिति निश्चित रूप से बदतर हो जाएगी। लेलिन ने अपनी अकादमी में 11-12 वर्ष की आयु के अनुचरों को देखा और मन ही मन आह भरी। हालांकि लेलिन उन्हें कोई सहायता नहीं दे सका। अधिक से अधिक, यदि परिस्थितियों के अनुसार उसके जीवन को कोई खतरा न हो, तो वह उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। इस समय उसके पास कुछ अधिक महत्वपूर्ण काम था। एआई चिप रिकॉर्डिंग में सहायता करें। अभी लेलिन लेवल 3 का अनुयायी था और एआई चिप की क्षमता भी बढ़ गई थी। अब स्तर 3 के अधिकांश अनुचर एआई चिप की पकड़ से बच नहीं सकेंगे। लेलिन ने उन अनुचरों को चुना जो जादुई कलाकृतियां ले जा रहे थे। चाहे वह उनका अपना पक्ष हो या दूसरा पक्ष, उन्होंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। ये वे लोग थे जिनके प्रति उसे रक्तपात के दौरान सचेत रहना था। दूसरे पक्ष के भड़काऊ स्वर को सुनकर चेयरमैन साइली का चेहरा काला पड़ गया। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, बस अब ये बकवास बंद करो, अब शुरू करो। चूंकि आप में इतनी ईमानदारी है, तो हम आपके अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। सफेद भौं वाले गुरु और सुनहरे बालों वाली महिला ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। चलो शुरू करते हैं। अपने अध्यक्षों की बात सुनकर संबंधित अकादमियों के आधिकारिक मैगी आगे आए और उनके बोरों, वस्त्रों और यहां तक कि उनके शरीर के भीतर से कई अजीब चीजें निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक संगठन स्थापित करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ये काम पूरा कर लिया तो जमीन पर एक अजीब जादुई संरचना बन गई। वे रून हैं जो नींव को मजबूत बनाते हैं, ऊर्जा को जोड़ते हैं और ज्वालाएं पैदा करते हैं। मैं इनमें से कुछ को पहचानता हूं। लेलिन की आंखें चमक उठीं और उसने इन सभी संरचनाओं को एआई चिप से रिकॉर्ड कर लिया।
जहां तक तीनों अध्यक्षों का प्रश्न है, जब उनके कर्मचारियों ने संरचना तैयार करना समाप्त कर दिया तो वे सभी आगे बढ़े और 3 लाल रंग के स्क्रॉल निकाले। अपने नाम सिले के साथ मैं युद्ध की इच्छा को बुलाता हूं जो जंगल में घूम रही है और सीढ़ियों की शानदार और घातक उड़ान को सक्रिय करता हूं। तीनों अध्यक्षों ने नारे लगाए और साथ ही अपने हाथों में रखी हुई पुस्तकों को फाड़ डाला। तारांकन टकराना। तारांकन लाल बिजली लगातार गरज रही थी। ऊपर के क्षेत्र में जहां 3 लाल स्क्रॉल फटे हुए थे, अचानक शून्य से एक बड़ा छेद प्रकट हुआ। तारांकन वूश। तारांकन अंदर से अनगिनत गड़गड़ाहट और बिजलियां चमकने लगी और द्वार से विस्फोट और सीटी की आवाजें आने लगीं। दर्जनों सेकंड बाद शून्य शांत हो गया। यह एक गुप्त विमान है जो अब एक परित्यक्त संसाधन केंद्र है। इसमें जो भी मूल्यवान जीव या संसाधन थे उन्हें हमने साफ कर दिया। अभी ये तुम्हारा युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। चेयरमैन साइली ने पलटकर लेलिन और उसके अनुचरों के समूह से कहा, आप सभी मेरे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के सबसे उत्कृष्ट छात्र हैं जिन्होंने रक्त और आग से मृत्यु का अनुभव किया है। आप महज एक फूल नहीं हैं जिसे ग्रीनहाउस में पाला गया है, बल्कि आप एक क्रूर युवा शेर हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने शिकार की तलाश करो, उनका पीछा करो और उन पर घात लगाओ। अंत में उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो। अंतिम वाक्य समाप्त करने के बाद चेयरमैन साइली की आंखें गहरे लाल रंग की हो गईं और रक्त जैसी लाल रोशनी फैल गई जिससे उनका चेहरा कुछ विकृत लगने लगा। लेलिन का चेहरा बेहद गंभीर था और वह नहीं जानता था कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया करे। इसके बाद चेयरमैन ने कई अलग अलग पुरस्कारों का वादा किया। इन सभी में बहुमूल्य संसाधन और उन्नत जानकारी शामिल थी जो विरोधी अनुचरों के मारे जाने पर इनाम के रूप में दी जाती थी। इससे अनुचरों के चेहरे लालच से चमक उठे। अफवाहों के अनुसार हमारे चेयरमैन वास्तव में एक अत्यंत आक्रामक व्यक्ति हैं। लेलिन ने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि लोगों का ये समूह कितने समय तक टिकेगा। दूसरी ओर सेज गोथम हट और व्हाइटवुड्स कैसल के अध्यक्ष भी अपना भाषण दे रहे थे। हालांकि उनके अनुचर जोर जोर से जयकार कर रहे थे और जोर जोर से सिर हिला रहे थे, लेलिन प्रसन्न था। दक्षिणी तट की अकादमियां अपने अपने प्रधानाध्यापकों की शैलियों से प्रभावित थीं। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी जंगल के कानून के अधिक खूनी और सिद्धांत की वकालत कर रही थी। कुल मिलाकर यह डार्क मैगी की ओर झुका हुआ था। जहां तक दोनों विरोधी गुटों का प्रश्न है तो वे स्पष्टतः लाइट मैगी प्रकार की ओर अधिक झुकाव रखते थे। हालांकि कई अनुचर पहले से ही स्तर 3 के अनुचर थे, लेकिन लेलिन को उनकी आंखों में चतुराई और चालाकी नहीं दिखी। उनमें से कई तो मासूम भी लग रहे थे, जो कि एक्सट्रीम नाइट सिटी में मौजूद अनुचरों से काफी मिलते जुलते थे। अगर यह इस तरह है तो अभी भी एक मौका है। लेलिन की आंखें चमक उठीं। उसका लक्ष्य केवल ग्राइंड वाटर के बदले में पर्याप्त योगदान अंक एकत्र करना था, इसलिए उसके पास अपने लिए और अधिक परेशानी पैदा करने का कोई कारण नहीं था। जहां तक ग्राइंड वाटर की कीमत का सवाल है तो ये 50 अंशदान अंक था। कहने का तात्पर्य यह है कि पर्याप्त अंक जुटाने से पहले लेलिन को दूसरी तरफ के 5 स्तर 3 अनुचरों को मारना पड़ा, या उससे भी अधिक स्तर 2 अनुचरों को मारना पड़ा। अनुचरों के पास वह रक्षात्मक बल क्षेत्र नहीं होता जो एक आधिकारिक जादूगर के पास होता है। यदि मेरे पास समय हो तो मैं विश्लेषण कर सकता हूं और अपने प्रतिद्वंदियों को चुन सकता हूं जिससे मुझे पर्याप्त योगदान अंक मिलेंगे। लेलिन ने विरोधी अनुचरों का आंकलन किया और स्तर 3 के कुछ अनुचरों पर नजर डाली जिनकी तरंगें स्पष्ट रूप से कम ऊर्जा वाली थीं। वे उसके शिकार होंगे। ठीक है, ये गुप्त विमान 3 दिन तक सुरक्षित रहेगा। इन 3 दिनों में आप सभी को गुप्त विमान से अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाएगा। अपने छाती बैच को अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। वे आपके योगदान का प्रमाण हैं और उनमें वापसी मार्ग की जानकारी भी शामिल है। साइली ने अपने हाथ हिलाए और एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुचरों ने एक लंबी पंक्ति बना ली और व्यवस्थित ढंग से गुप्त विमान के प्रवेश द्वार में प्रवेश किया। रात्रि के प्रकाश स्तंभ की मध्यस्थता से इसे कुछ लाभ प्राप्त हुए। उदाहरण के लिए, वे गुप्त विमान में पहले प्रवेश कर सकते थे जिससे उन्हें क्षेत्रीय लाभ मिल जाता था। हालांकि लेलिन समझ गया कि उसके विरोधियों की अपार ताकत के सामने एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के लिए ये छोटा सा लाभ केवल एक मजाक है। दोनों पक्षों के अनुचरों की संख्या लगभग बराबर, लगभग 200 थी। हालांकि उनके पक्ष में स्तर 3 के अनुयायियों की संख्या एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की तुलना में कम से कम 5 से 6 गुना अधिक थी। जहां तक एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुयायियों का प्रश्न है, ये तो कहना ही क्या कि उनमें से अधिकांश युद्ध में मारे गए, उनमें से कई समय पर वापस नहीं आ सके। कुछ लोगों ने तो अकादमी के साथ विश्वासघात भी किया और भागते समय मारे गए। इस तरह के परिणाम ने एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी को कुलीन बलों के मामले में दुश्मन से कमतर बना दिया। इन परिस्थितियों में भी एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अध्यक्ष ने दुश्मन को इस तरह से उकसाया। इससे लेलिन को एक अफवाह पर यकीन हो गया, इस युद्ध का कारण वास्तव में चेयरमैन साइली द्वारा उकसाया गया उकसावा था। लेलिन ने विचार करते हुए अपने सामने वाले अनुचर का पीछा करते हुए गुप्त विमान में प्रवेश किया। तारांकन विंग। तारांकन विमान में प्रवेश करने के बाद लेलिन की दृष्टि काली हो गई। जब उसे होश आया तो वह एक अपरिचित भूमि पर खड़ा था। उसे चक्कर आ गया क्योंकि वहां लाखों मधुमक्खियां अपने पंख फड़फड़ा रही थीं। लेलिन का चेहरा विकृत हो गया, लगभग उल्टी होने लगी। मेजबान पर नकारात्मक प्रभाव पाया गया है। इसके लक्षण चक्कर आना और उल्टी आना है। प्राथमिक निदान यह है कि यह स्थानिक क्षेत्रों से यात्रा करने का परिणाम है। एआई चिप की आवाज गूंजी।
लेलिन ने अपने माथे पर थपकी दी और अपनी पानी की बोतल खोलकर अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का, जिससे उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। आसपास देखने पर उसकी नज़र कुछ छोटे पेड़ और झाड़ियों पर पड़ी। वहां हमेशा कुछ अज्ञात फलों के पेड़ उगते रहते थे। उन पर एक प्रकार का बैंगनी लाल फल था और सतह पर थोड़ा रोएदार था। एआई चिप, आसपास का वातावरण स्कैन करो, लेलिन ने आदेश दिया। तुरंत ही लेलिन की आंखों के सामने एक हल्के नीले रंग की 3D छवि प्रक्षेपित हुई। कोई खतरा नहीं लगता। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और एक मंत्र पढ़ा। मंत्रोच्चार के शोर के साथ साथ लेलिन के चेहरे पर भी परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, उसके होंठ पीले पड़ गए, उसके बालों का रंग बदल गया, मानो वह बिल्कुल अलग व्यक्ति हो। यहां तक कि उनकी ऊंचाई भी कुछ इंच कम थी। आश्चर्य की बात यह थी कि इस रैंक शून्य मंत्र के बाद लेलिन के शरीर से ऊर्जा तरंगें धीरे धीरे कमजोर हो गईं। ये धीरे धीरे स्तर 3 के अनुयायी से स्तर 1 के अनुयायी में परिवर्तित हो गया। आकार बदलने वाला मंत्र संशोधित किसी व्यक्ति की ऊंचाई और उपस्थिति को बदलने में सक्षम है, यहां तक कि ऊर्जा तरंगों का विकिरण भी। उपभोग 3 जादुई शक्ति, 3 आध्यात्मिक बल। आकार बदलने वाला मंत्र वह मंत्र था जिसे लेलिन ने विशेष रूप से तब चुना था जब वह अकादमी छोड़ रहा था। जब वह स्तर 3 के अनुयायी के रूप में आगे बढ़ा तो वह एआई चिप में संशोधन करने के लिए उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहा। एक्सट्रीम नाइट सिटी में वापस आकर उसने पहले ही इस शेपशिफ्टिंग मंत्र के लिए संशोधन पूरा कर लिया था। बेशक, चाहे एआई चिप ने इसे कितना भी संशोधित किया हो, शेपशिफ्टिंग मंत्र आखिरकार एक रैंक शून्य मंत्र था। यह न केवल उसकी ऊर्जा को अनुचरों से छुपा सकता था, बल्कि आधिकारिक मागी से उसका पता नहीं लगा सकता था। यदि नहीं, तो लेलिन वापस लौटने पर स्वयं को स्तर 2 का अनुयायी बनाने के लिए मंत्र का प्रयोग कर सकता था। इसके अलावा शेपशिफ्टिंग मंत्र केवल ऊर्जा तरंगों को थोड़ा कम कर सकता था, जिससे उसे निम्न स्तर के अनुयायी के रूप में पेश किया जा सकता था। इसका उपयोग सामान्य मानव या आधिकारिक जादूगर के रूप में छिपने के लिए नहीं किया जा सकता था। हालांकि गुप्त विमान में रक्तपात केवल अनुचरों के लिए था, ताकि अन्य अनुचरों को उनके छद्मवेश का पता न चले। ये हो चुका है। लेलिन ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। एक गोरा पुरुष अनुचर, जिसकी ऊर्जा तरंग स्तर 1 अनुचर की है। इस स्थिति में भले ही वह बिकी या मलिन ही क्यों न हो, वे उसे पहचान नहीं पाएंगे। हालांकि किसी व्यक्ति की आदत इतनी आसानी से नहीं बदली जा सकती। बेहतर होगा कि मैं किसी भी परिचित व्यक्ति से मिलने से बचूं। उद्धरण चिन्ह। लेलिन की आंखें चमक उठीं और वह झाड़ियों में गायब हो गया। डॉट 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 डॉट। जहां तक गुप्त विमान के अन्य स्थानों का प्रश्न है, वहां कई अनुचरों के बीच पहले से ही मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी और कई विस्फोटक किंतु अल्पकालिक लड़ाइयां हुई थीं। एक छोटे से तालाब के पास काले बालों वाले एक अनुचर ने काले लबादे के साथ बिजली का प्रयोग करके एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के एक अनुचर को राख में बदल दिया। विमान के दूसरी ओर जैडन के चेहरे पर उदासी छा गई और अचानक उसके शरीर से अनगिनत लताएं फूट पड़ीं, जो व्हाइटवुड्स कैसल के एक विरोधी अनुयायी के चारों ओर लिपट कर लताओं का एक गोला बन गईं। बेल के सिकुड़ने के साथ ही बेल की दरारों से ताज़ा खून रिसकर फर्श पर बूंद बूंद गिरने लगा। इस प्रकार की लड़ाइयां पूरे विमान में लगातार होती रहीं। कुल मिलाकर एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के स्तर 3 के अनुचरों को एक बनाम एक मुकाबले में बढ़त हासिल है। जहां तक स्तर 1 और 2 के अन्य अनुचरों का प्रश्न है, यदि वे स्तर 3 के अनुचरों से मिलेंगे तो उन्हें तत्काल मार दिया जाएगा। एक धब्बेदार भूरे बालों वाला अनुचर ऋषि गौतम की झोपड़ी की वर्दी पहने हुए था। उसकी आंखें बड़ी नहीं थीं, लेकिन वे चिंता और सतर्कता से भरी हुई थीं, क्योंकि वह लगातार आसपास के वातावरण को देख रहा था। धत्तेरी की, मुझे वास्तव में यहां भेजा गया था। अकादमी के साथ सभा स्थल की दूरी बहुत अधिक है। अनुचर ने तेजी से कदम बढ़ाए और लगातार डांटता रहा। तारांकन पेंग, तारांकन। अचानक जमीन पर कुछ बड़े बड़े छेद दिखाई देने लगे। उसमें से पीले भूरे रंग की मिट्टी की कीलें निकलीं। उसी क्षण इसने उस अनुचर के भूरे वस्त्र और आंतरिक कवच को भेद दिया तथा उसके पेट के क्षेत्र में एक बड़ा छेद कर दिया। पीड़ा और अविश्वास की दृष्टि से अनुचर की आंखों से धीरे धीरे जीवन समाप्त हो गया और उसके शरीर से रक्त और अंतड़ियां बाहर बहने लगीं। 1 दर्जन मिनट बाद आसपास की घासें हिलने लगीं। लेलिन ने अपनी हरी पोशाक उतार दी और अनुचर की लाश की ओर चल पड़ा। वह नीचे झुका और अनुचर की छाती से लाल बिल्ला निकाला। ये केवल स्तर 2 का अनुयायी है। मूल्य 3 योगदान अंक है। लेलिन ने लाल बैज को अपने वस्त्र में रखा। विभिन्न अकादमियों के अलग अलग बैच थे। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का रंग पूरी तरह से काला था, जबकि सेज गोथम हट का रंग लाल था। स्वाभाविक रूप से व्हाइटवुड्स कैसल का बैच सफेद था। इसके अलावा विभिन्न स्तरों के अनुचरों के लिए अलग अलग आकार थे। एआई चिप, मेरे आंकड़े सामने लाओ। बीप। लेलिन फॉलियर, स्तर 3 अनुचर, नाइट। शक्ति 3.1, चपलता 3.3, जीवन शक्ति 3.7, आध्यात्मिक बल 8 13.2, जादुई शक्ति 8 13, जादुई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ समन्वय में है। स्थिति स्वस्थ। एक आकार बदलने वाला मंत्र और ग्राउंड स्पीयर ने पहले ही मेरी जादुई शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के 5 अंक खा लिए हैं। मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संरक्षित करना होगा और युद्ध में औषधियों का उपयोग करना होगा। लेलिन की आंखें चमक उठीं। अकादमियों के बीच ये रक्तपात कोई प्रतिस्पर्धा या ऐसा कुछ नहीं था।
इससे पहले प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार लेलिन पहले ही पुष्टि कर सकते थे कि विरोधी अकादमियों ने कुछ सभा स्थल चुन लिए थे। यह उनके अनुचरों का काम था कि वे उस क्षेत्र में जल्दी से पहुंचें और फिर एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी पर संयुक्त हमला बोल दें। जहां तक एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुचरों की बात है तो उनकी ताकत काफी कम हो गई थी। वे सभा स्थलों पर सहमत नहीं हो सके, अन्यथा उन्हें एक ही झटके में समाप्त किया जा सकता था। वे केवल बिखर सकते थे और अपने दुश्मनों से लड़ सकते थे। लेलिन पहले से ही यह अनुमान लगा सकता था कि पहले ही दिन एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में स्तर 3 का अनुयायी दुश्मन के केवल कुछ अनुयायियों को मारने में सक्षम होगा और स्पष्ट लाभ प्राप्त करेगा। हालांकि एक बार जब दुश्मन एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वे जंगली बत्तखों का पीछा करने के समान एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुयायियों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। एक बार जब उसने उस परिदृश्य के बारे में सोचा जहां अनुचरों द्वारा निर्धारित जादू मंत्र संरचना जब पूरी हो जाती है, एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकती है और अनुचरों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, तो लेलिन की खोपड़ी में झुंझुनी हुई। मैं अधिक योगदान अंक प्राप्त करने के लिए केवल अब पर भरोसा कर सकता था। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समय बीतने के साथ कठिनाई बढ़ती जाएगी। लेलिन की अभिव्यक्ति उदास हो गई। रक्तपात की स्थिति एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी पर थोपी गई थी, जिसका अर्थ था कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुयायी प्रतिकूल स्थिति में थे और दोनों शत्रु खेमों के अनुचर निश्चित रूप से उनका पीछा करेंगे, जैसे कि वे अपने शिकार का पीछा कर रहे हों और उसे मार रहे हों। वैसे भी यदि वह एक चतुर शिकारी भी हो, यदि वह एक भी शिकार छोड़ देता है तो स्थिति का उलट जाना संभव है, जहां शिकारी ही शिकार बन जाता है। लेलिन ने अपने फटे होठों को चाटा, जिससे उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। अब तीनों अकादमियों के अनुयायी गुप्त विमान के भीतर बिखरे हुए थे और दोनों दुश्मन समूहों के अनुयायी भी एकत्र नहीं हुए थे। ये निश्चित रूप से लेलिन के लिए पर्याप्त योगदान अंक जुटाने का एक भाग्यशाली समय था। एक बार जब दुश्मन समूह इकट्ठा हो गया तो लेलिन के पास कोई और मौका नहीं होगा। आओ इसे करें। आज मुझे दुश्मन के अधिक से अधिक अनुचरों को हराना और मारना होगा तथा पर्याप्त मात्रा में योगदान अंक एकत्रित करने होंगे। इसके बाद एआई चिप के मार्गदर्शन के आधार पर मैं एक तरफ खड़ा हो जाऊंगा और अधिकांश दुश्मनों से बच जाऊंगा। अपनी रणनीति तय करने के बाद लेलिन ने जल्दी से अनुचर के शरीर पर लगे जादुई क्रिस्टल और संसाधनों को लूट लिया और घटनास्थल से चला गया। लेलिन के जाने के 2 घंटे बाद एक अन्य अनुचर घटनास्थल पर आया। ये ग्रेग है। फर्श पर पड़ी लाश को देखकर अनुचर की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह ग्रेग के समान ही अकादमी से आए थे। अपने साथी को जमीन पर पड़ा देखकर इस अनुचर का चेहरा पीला पड़ गया, मानो उल्टी करना चाहता हो। वह बुदबुदाया, बहुत खतरनाक। यह मिशन बहुत खतरनाक है। ग्रेग और मैं केवल स्तर 2 के अनुयायी हैं। हम इस गुप्त विमान पर केवल मरने के लिए आए हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यह मिशन नहीं अपनाता। इस अनुयायी के चेहरे पर पश्चाताप की भावना छा गई। इस घाव को देखकर लगता है कि यह पृथ्वी तत्व मंत्र से किया गया एक भारी शारीरिक हमला है। जादूगर को स्तर 3 का अनुचर होना चाहिए। स्तर 2 के अनुयायी से निपटने के लिए उसने वास्तव में बहुत ही घृणित तरीका अपनाया। कितना नीच जीवन है। यदि दुश्मन ताकतवर हो तो यह डरावना नहीं था, लेकिन यदि दुश्मन ताकतवर और बेशर्म हो तो यह डरावना था। इस तर्क को समझने के बाद अनुचर को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे झाड़ियों के बीच से एक खून की प्यासी और लालची आंखें उसे देख रही थीं और अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए थीं। नहीं, मुझे अब जाना होगा। फिर वह फर्श पर पड़ी लाश की ओर झुका और बोला, मुझे माफ कर दो। यद्यपि हम अच्छे मित्र हुआ करते थे, फिर भी मैं तुम्हें उचित अंतिम संस्कार देने में असमर्थ हूं। या फिर यह भी हो सकता है कि जादूगरों की नियति सत्य की खोज के मार्ग पर चलते हुए मर जाना ही थी। अनुचर ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना की और जाने के लिए तैयार हो गया। जी, कितना निर्दयी व्यक्ति है, अपने साथी की लाश की भी परवाह नहीं करता। ऊपर हवा से एक महिला की आवाज सुनाई दी। कौन है वो? अनुचर खरगोश की तरह कई मीटर पीछे कूद गया और उसके हाथ में एक काला स्क्रॉल कसकर पकड़ा हुआ था। हाँ, उसे देखो, वह एक दयनीय खरगोश की तरह है, जिसके पास शिकारी के सामने भागने के लिए कोई जगह नहीं है। लड़की की आवाज फिर सुनाई दी। पास के एक पेड़ की चोटी कांप उठी और भूरे वस्त्र पहने एक लड़की अनुचर के सामने प्रकट हुई। इस महिला अनुचर ने व्हाइटवुड्स कैसल की वर्दी पहनी थी और जो अनुचर अपने जीवन के लिए लड़ने को तैयार था, उसने राहत की सांस ली। कचरा। आसपास से एक और पुरुष की आवाज सुनाई दी और एक युवक छाया से बाहर आया। उन्होंने ऋषि गौतम की झोपड़ी का प्रतीक चिन्ह पहना था तथा उनका दाहिना हाथ पूरी तरह चांदी के रंग का था। इससे मधुर किंतु सौम्य रंग निकलता था तथा आसपास की झाड़ियों की छाया उसमें प्रतिबिंबित होती थी। ये रूप। अनुचर का हाथ कांप उठा और पुस्तक जमीन पर गिर पड़ी। सिल्वर क्लॉ सॉरुन, आप सिल्वर क्लॉ सॉरुन हैं। सिल्वर क्लॉ सॉरुन को सेज गौतम हट के अनुयायियों में सबसे अधिक क्रूर प्राणियों में से एक माना जाता था। अफवाहें हैं कि एक प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री के एक टुकड़े के लिए उसने सामान्य मनुष्यों के एक पूरे गांव का नरसंहार कर दिया था। यद्यपि ये केवल एक अफवाह थी, लेकिन इस अनुयायी ने देखा कि सॉरन अपने शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करता था। वह एक शैतानी अस्तित्व था। यद्यपि सेज गौतम्स हट एक लाइट मैगी गुट था, लेकिन इसमें युद्ध में उत्कृष्ट क्षमताओं वाले कुछ प्रतिभाशाली अनुयायी अवश्य थे। जाहिर है, ये सॉरुन उनमें से एक था। सॉरन ने अपने कनिष्ठ की परवाह नहीं की, जो बुरी तरह डर गया था और तुरंत शव का निरीक्षण करने के लिए उसके पास चला गया।
बहुत ही चतुराईपूर्ण और निर्दयी तरीका। दूरी को देखते हुए दुश्मन को 20 मीटर दूर से मंत्र सक्रिय करना चाहिए था। ये दूरी ग्राउंड स्पीयर की सीमा है। शत्रु के पास अपने रैंक शून्य मंत्रों का उपयोग करने और उनकी गणना करने की अत्यंत उच्च प्रतिभा है। सौरन ने अपना चांदी जैसा दाहिना हाथ चाटा और एक भयावह मुस्कान बिखेरी। वह मैं स्वयं उसका शिकार करूंगा और उसे मार डालूंगा तथा संसार को ऋषि गौतम की झोपड़ी के क्रोध के परिणाम से अवगत कराऊंगा। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, सौरुन ने कांपते हुए जूनियर को घृणा से देखा। भागो। हाँ जी श्रीमान। अनुचर ने अपना सिर हिलाया और भयभीत छोटे हिरण की तरह तेजी से भाग गया। पलक झपकते ही उन्होंने कई 100 मीटर की दूरी तय कर ली और यहां तक कि अपने शरीर पर शीघ्रता लाने वाला मंत्र भी प्रयोग किया। जाते हुए अनुचर की आकृति देखकर लड़की मुस्कुराई। क्या बेकार कूड़ा है। यदि हमारी अकादमियों के बीच समझौता न होता तो मैं उसे बहुत पहले ही मार चुका होता। उसकी तुलना में मुझे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के इस अनुयायी में अधिक रुचि है। सौरन ने अपने होंठ चाटे और उसकी लाल जीभ सांप की जीभ की तरह मुड़ती और ऐंठती हुई प्रतीत हुई। मैं पहले से ही यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि उस अनुयायी के ताज़ा खून का स्वाद कैसा होगा। AI चिप पता लगाने के क्षेत्र को अधिकतम करें। लेलिन ने आदेश दिया और वह सफ़ेद पत्थर के रास्ते पर दौड़ने लगा। गुप्त विमान में AI चिप की क्षमता भी प्रभावित हुई। यद्यपि पता लगाने का क्षेत्र छोटा हो गया है, फिर भी यह चेतावनी देने और आगे का रास्ता बताने के लिए अभी भी अत्यंत उपयोगी है। लेलिन की आंखों के सामने एक हल्के नीले रंग की 3D छवि उभरी। मानचित्र में सफ़ेद पत्थर का रास्ता एक रून के आकार में बना हुआ प्रतीत होता था, जो बीच में एक गोलाकार बगीचे से होकर गुजरता था। इसके अलावा AI चिप ने यहाँ जमीन पर हल्के विकिरण के निशान भी पकड़े। इसका मतलब यह है कि जिन जादूगरों ने पहले इस जगह का इस्तेमाल किया था, उन्होंने इसे अच्छी तरह से संचालित किया था और यहाँ तक कि मिट्टी भी प्रभावित हुई थी। हालांकि वहाँ स्पष्टतः कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी। ये स्पष्ट था कि इस गुप्त विमान को सक्रिय करने से पहले ही सभी संसाधनों का पता लगा लिया गया था। ऐसा लगता है कि किसी जादूगर की विरासत पर ठोकर खाकर भाग्यशाली होना बहुत कठिन है। लेलिन ने अपने कंधे उचकाए और चलना जारी रखा। बीप। मानव प्राणी आगे, अनुचर के रूप में दृढ़ निश्चयी। संख्या 3। AI चिप की आवाज गूंजी। लेलिन की आंखें चमक उठीं और वह चुपके से उनका पीछा करने लगा। इस तिकड़ी का गठन 2 पुरुष और एक महिला अनुचर द्वारा किया गया था। केंद्र में स्थित पुरुष अनुचर स्पष्टतः स्तर 3 अनुचर की साधना तक पहुंच चुका था। इस समय ये छोटा समूह बगीचे की ओर बढ़ रहा था। क्या हमें सचमुच ऐसा जोखिम उठाना होगा? पीछे खड़ा पुरुष अनुचर बड़बड़ाने लगा। हमें अन्य अनुचरों के साथ एकत्रित होना चाहिए। जब तक हम उस मंत्र रचना को सक्रिय रखते हैं, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। चुप रहो। बीच में बैठे पुरुष अनुचर ने अपना सिर नहीं घुमाया। यदि आप मुख्य दल के साथ जाएंगे तो आपको कितने योगदान अंक मिलेंगे? मैंने पहले भी इस जगह के बारे में पूछताछ की है। पहले ये जादूगरों का एक सुनसान गुप्त विमान था। गुप्त विमान। यदि हम किसी भी अवशेष को खोदने में सक्षम हो जाएं, तो भविष्य में हमारा जीवन चिंतामुक्त हो जाएगा। इसके अलावा हम आधिकारिक मैगी में भी आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। अंतिम पंक्ति कहने के बाद बीच में बैठा अनुचर लालसा और ईर्ष्या के लक्षण प्रदर्शित करता है। यदि आप वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप वापस लौट सकते हैं। मैरी को देखो, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ठीक है, ठीक है। पीछे बैठे अनुचर ने बोलना बंद कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बीच में बैठे अनुचर के तर्क से सहमत हो गया। आखिरकार वह और मैरी लेवल 2 के अनुयायी थे। उनका दर्जा मध्य में स्थित स्तर 3 के अनुचर से नीचे था। ये सही है, हमें भी। बीच में बैठे अनुचर ने अपनी बात पूरी किए बिना ही अचानक आगे की ओर इशारा किया। जल्दी देखो। वह क्या है? उनके सामने खाली जमीन पर ग्रे रंग की पोशाक पहने एबिसल बोन फॉरेस्ट अकेडमी का एक अनुयायी भयभीत नजरों से उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में तो कांटों वाला एक बैंगनी फूल भी था। फूल के केंद्र से कई किस्में निकली हुई थीं जो जमीन तक फैली हुई थीं। 3 लोगों के समूह को आते देख एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का यह अनुयायी स्पष्ट रूप से भयभीत हो गया और तेजी से भाग गया। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का एक अनुयायी, वह भी एक स्तर 1 अनुयायी, वह एक भेड़िया मूंछ फूल। बीच में अनुचर का मुंह खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कई अंडे ठूंस दिए जाएं। उसे मार। वुल्फ विस्कर फ्लावर एक बहुमूल्य सामग्री है जिसकी कीमत लगभग 1000 जादुई क्रिस्टल के बराबर है। स्तर 3 के अनुचर ने दहाड़ते हुए सीधे पीछा किया। तारांकन शियू शियू। तारांकन उसके पीछे लेवल 2 का अनुयायी और भी तेज था। उसके शरीर के चारों ओर हरे रंग का बवंडर उठा, जिससे उसकी गति कई गुना बढ़ गई और वह एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुयायी की दिशा में तेजी से बढ़ा। आह, धत्तेरी की। क्या मैंने यह नहीं कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण तक इसका प्रयोग न करें? स्तर 3 के अनुयायी ने अपने माथे पर थपकी दी और फिर उसने मैरी को गले लगा लिया। कसकर पकड़ो, मैं अपनी गति बढ़ा रहा हूं। भेड़िया मूंछ फूल नीचे रखो। स्तर 2 के अनुयायी ने पीछा करने और चिल्लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जब तक कि उत्तेजना से उसका गला बैठ नहीं गया। ये केवल स्तर 1 का अनुयायी है। मैं उसे अवश्य मार सकूंगा। भेड़िया मूंछ फूल। इस समय युवा अनुचर के हृदय में अतृप्त लालच और लालसा का बीज अंकुरित हो गया। आप क्या करना चाहते हैं?
जब युवा अनुचर के विचार भटक गए तो नेता ने मैरी को पकड़ लिया और उसे पकड़ लिया। नहीं, कुछ नहीं। नेता की आंखों में ठंडी निगाहें देखकर युवा अनुचर के चेहरे पर ऐसा लगा जैसे ठंडे पानी के छींटे पड़ गए हों। सारी इच्छाएं एक झटके में गायब हो गईं। उसे झाड़ियों के अंदर छिपने मत दो, स्तर 3 अनुचर ने आदेश दिया। ठीक है। युवा अनुचर ने अपना हृदय स्थिर किया और अनुचर को उनके सामने से खदेड़ दिया। 100 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, दोनों पक्षों के बीच की दूरी इतनी कम हो गई कि युवा अनुचर अपने शत्रु का भयभीत चेहरा देख सकता था। भेड़िया मूंछ फूल, वुल्फ विस्कर फूल अब हमारा है। यदि हम इसे 3 से विभाजित भी करें तो भी प्रत्येक में कम से कम कई 100 जादुई क्रिस्टल होंगे। युवा अनुचर ने उत्साहपूर्ण दृष्टि से अपने सामने भागते हुए अनुचर को देखा, ठीक उसी तरह जैसे वह असंख्य जादुई क्रिस्टलों को देखता है। जैसे ही तीनों ने भागते हुए अनुयायी को पकड़ा, एक विस्फोट हुआ। तारांकन धमाका, तारांकन।